बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। और जी, आपके पसंदीदा मॉर्निंग शो में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह करे कि आपकी जो सुबह है वो बहुत ही शानदार हो और ज़िंदगी में ढेरों आसानियाँ हो और खुशियाँ लेकर आए। मैं हूँ आपकी मेज़बान माहम जाहिद और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। गुड मॉर्निंग जी, उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आपको बताएं कि जनाब ऐसा भी माहम कभी कभी लगता है कि जैसे हम बड़े किसी दिलचस्प और किसी बेहद सस्पेंस से भरपूर दौर के अंदर रह रहे हैं, जी रहे हैं, क्योंकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो कल तक कह रहे थे कि ईरान से मुआहदा हो या ना हो फ़र्क ही नहीं पड़ता। ताज़ा तरीन बयान ये कि पाकिस्तान में कल को मुमकिना तौर पर एक बड़ी बैठक फिर से सज सकती है। एक तरफ ब्रेक थ्रू की उम्मीद है तो दूसरी तरफ ईरानी समुद्रों की नाकाबंदी भी है। क्या हम किसी बड़ी जंग के दहाने पर खड़े हैं? ये आज का $1 मिलियन क्वेश्चन है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जहां आलमी बसात पर ये चालें चली जा रही हैं, वहीं आम आदमी की सेहत का भी ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अक्सर देखते हैं सीने में उठने वाली जलन को हम महज मैदे का मसला समझकर जी नज़रअंदाज कर देते हैं। ये कितना ख़तरनाक हो सकता है हकीकत में, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ उन दो बहनों की कहानी भी सुनाएंगे जिन्होंने जी मार्शल आर्ट्स के रिंग में पाकिस्तान और लाहौर का पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है। और इसके साथ साथ कलाई की जो दर्द है वो खामोशी से हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं कि जी बस ये दर्द है, काम शायद ज़्यादा कर लिया है, इसलिए टाल मटोल करते रहते हैं। इस हसास मौजू पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ काला जादू और नज़रे बद महज वहम है या कोई तल्ख हकीकत है, तो आपने कहीं नहीं जाना, जुड़े रहना हमारे शो के साथ। बहुत ही दिलचस्प मालूमात आपके साथ हम आज के प्रोग्राम में शेयर करेंगे। और प्रोग्राम का नाज़रीन अब बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। जैसे कि उज़ैर ने भी पहले कहा कि आज हम एक ऐसे दौर में खड़े हैं जहां एक तरफ अमन की उम्मीद है और दूसरी तरफ बारूद की बू। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जी गुज़श्ता रोज़ ईरान से बातचीत आगे बढ़ाने का इशारा दिया है। न्यूयॉर्क पोस्ट से बात करते हुए उनका कहना था कि आने वाले 2 दिन बहुत ज़्यादा अहम हैं और इनमें कुछ भी हो सकता है। और इस पूरी सूरत हाल में जो चीज़ सबसे ज़्यादा नुमाया है वो है पाकिस्तान का किरदार। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ़ों के पुल बांध दिए और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लाजवाब करार देते हुए ट्रंप ने एतराफ़ किया है कि खित्ते में जी कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत का कोशिश जो है उसका कोई सानी नहीं है। लेकिन उज़ैर, एक तरफ हम देख रहे हैं ट्रंप पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफें कर रहे हैं और दूसरी तरफ अमरीकी बहरिया ने ईरानी बंदरगाहों का मुहासरा कर रखा है। ये बात समझ नहीं आ रही है। और यही तो असल मसला है माहम, आपनाए हुर्मुज़ जहाँ से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, इस वक्त एक वॉर जोन में बदल चुका है। ईरान कहता है कि अगर हमें रोका गया तो खलीज की कोई बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। 7 हफ्तों से जारी इस जंग ने पहले ही हज़ारों जानें ले ली हैं और अब आलमी मईशत भी इसके बोझ तले दब रही है। लेकिन इस अंधेरे में रोशनी की किरण यह है कि जेडी वेंस के मुताबिक इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरान जोहरी मवाद के खात्मे पर कुछ हद तक लचक दिखा चुका है। सवाल ये कि क्या जुमेरात को पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात का मुमकिना दूसरा दौर इस आग को ठंडा कर पाएगा? इसी आलमी बहरान और पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान से और उसके साथ साथ माहिर बैनुल अक़वामी उमूर शाज़िया चीमा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बताइएगा कि इस वक्त शहर इक़्तिदार में आप कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं? क्या गैर मामूली सिक्योरिटी सूरत हाल नज़र आ रही है? क्या खबरें पहुँच रही हैं ज़राए से आपके पास? जी उज़ैर, जैसे कि आपने और माहम ने भी इंटरव्यू में बताया आपने कि ये जो सरगर्मी थी, जो सिफारती कामयाबी थी और पाकिस्तान का जिस तरीके से अक़वाम आलम में नाम बुलंद हुआ था और हमें जो हमारी जो सिफारती कोशिशें थी अमन के लिए, क़याम अमन के लिए, वो किस अंदाज में कामयाब हुई थी कि अमेरिका से हमारी जो है वो तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं और हमारी जो कोशिशें हैं एक अमन पसंद और अमन के पैगंबर के तौर पे उसको न सिर्फ तस्लीम किया जा रहा है बल्कि उसके बढ़ाव की बात हो रही है। तो पाकिस्तान जो है वो दोबारा जी मेज़बानी के लिए तैयार है। और एक बहुत बड़ी, यानी कि जो इससे पहले जब वो बैठक हुई थी चंद दिन पहले, उस वक्त भी ये एक पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बना था पाकिस्तान। और इस वक्त भी ये है कि जी अब दोबारा उसी की तैयारी हो रही है, उसी जोर शोर के साथ जो है ये दोबारा बैठक जो है यहीं पे जमेगी। इस हवाले से जो नस्बिये के मुतहारिफ फरीकैन की जानिब से, बल्कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा ये कह दिया है कि जी मुज़ाकरात दोबारा होंगे।
ईरान के साथ होंगे और किसी और मुल्क में नहीं होंगे, सिर्फ इस्लामाबाद में होंगे। उन्होंने कहा, उन्होंने बाकायदा ये बात की है कि जी क्योंकि उन्होंने उसमें तारीफ की पाकिस्तानी हुक्मरानों की और ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की, कि उनका कहना था कि जी ही इज़ अ नाइस गाय और ये कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यानी ये हमारी एक कामयाबी है। सिफारती सतह पे अक़वाम आलम में पाकिस्तान का नाम सरबुलंद हो रहा है कि एक अमन के प्याम्बर के तौर पे, अमन के दाई के तौर पे पाकिस्तान जो है वो किस तरीके से पूरी दुनिया में कोशिशें जो है वो कर रहा है और उसकी कोशिशों को तस्लीम किया जा रहा है। बिल्कुल कामरान, दूसरे दौर के लिए भी इस्लामाबाद का इंतखाब किया गया और पाकिस्तान पर एतमाद किया गया है। तवक्को क्या की जा रही है, क्योंकि सुनने में आ रहा था कि माइट बी पॉसिबल कि डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तान आ सकते हैं। जी, खबरें तो कुछ ऐसी ही आ रही थी कि शायद डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और ऐसी सूरत में फिर ये होगा कि वो जो मुतहर्रब ग्रुप्स हैं जो कि वारिंग फैक्शंस हैं यानी ईरान हैं, फिर उनके भी जो सदर हैं मसूद पज़ेश्कियान, उनकी आमद जो है वो कहा जा रहा था कि वो होंगे। लेकिन ये तो अभी तय नहीं हुआ कि कौन आएगा और जो जाली डेलीगेशंस को कौन लीड करेगा। लेकिन ये ज़रूर तय है महम कि ये मुज़ाकरात जो हैं वो आने वाले दिनों में चाहे कल होते हैं या परसों होते हैं या इसी वीक होंगे और उसमें पाकिस्तान में ही होंगे, इस्लामाबाद में ही होंगे और ये इन उसी तरीके से जो डेलीगेट्स हैं वो दोबारा यहाँ पर आएंगे। देखिए, जब गुज़िश्ता उसमें जब ये पहला सेशन इसका हुआ था पाकिस्तान में 11 अप्रैल, उस वक्त ये हुआ था कि जो कोई नतीजा खेज नहीं हुए थे, लेकिन नतीजा खेज ना होने के बावजूद उनको नाकाम नहीं करार दिया गया था। यानी ये नहीं कहा गया था कि जी ये नाकाम हो गए। अगर कामयाब नहीं हुए थे तो नाकाम भी नहीं हुए थे। अगर डेडलॉक नहीं था, प्रोग्रेस नहीं थी, तो कोई डेडलॉक भी नहीं हुआ था। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि दोनों साइडों से रिग्रेट जरूर किया गया था कि जी हम मुआहदे के करीब पहुंच गए थे लेकिन मुआहदा नहीं हो सका था। लेकिन उसके बावजूद जो पाकिस्तान की जानिब से जो प्रेस नोट जारी हुआ था, जो मुज़ाकरात थे उसके बाद जो प्रेस नोट जारी हुआ सरकारी तौर पर, उसमें ये पाकिस्तान की जानिब से इस बात का इयादा किया गया था कि आने वाले दिनों में ये कोशिशें जो हैं वो जारी रहेंगी। इन द डेज टू कम ये जो कोशिशें हैं वो जारी रहेंगी। और फिर हमने देखा कि वाकई ये कोशिशें जारी रहीं और इन्हीं कोशिशों के नतीजे में फिर ये हो रहा है कि दोबारा जो है पाकिस्तान में बैठक जो है वो लगने जा रही है और दोबारा पाकिस्तान जो है वो दुनिया की तवज्जो का मरकज़। अच्छा कामरान, हमें ये भी बताइएगा कि जिस तरह से एक टॉक शो के अंदर न्यूयॉर्क पोस्ट की जो रिपोर्टर हैं वो मौजूद थी, उन्होंने ट्रंप से गुफ्तगू का हाल अहवाल बताया। 37 मिनट बाद जिस तरह से सदर ट्रंप ने दोबारा कॉल करके कहा कि मैं आपकी जगह होता तो मैं यहाँ पर स्टे करता, तो यानी अब हम कह सकते हैं कि ये जो दूसरा दौर होने जा रहा है, इसके जो इशारे मिल रहे हैं ये यकीनन नतीजा खेज है और ये बड़ा ही कामयाब होगा और पहले दौर से ज़्यादा बड़ा स्टेज हो सकता है। बिल्कुल नतीजा खेज होगा, जिसके बारे में तो ये कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। उसका यह है कि जब आप एक सेशन करने के बाद दोबारा बैठने आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि जी अब आप उसको नतीजा खेज बनाने के लिए जा रहे हैं, उसको अब वो हर सूरत में वो फ्रूटफुल होगा। देखिए, इशारे भी तकरीबन उसी तरीके से आ रहे हैं जो आपने वो रिपोर्टर को कोट किया। वो उनका ये कहना था कि उनकी अमरीकी सदर से बात हुई और अमरीकी सदर ने उनको ये कहा कि जी आप पाकिस्तान में ही रहिए, हम वहां पर ही दोबारा जो है वो बैठक होने जा रही है। तो दोनों जानिब से मुस्बत इशारे हैं। और फिर मैं ये कहूँगा कि जो पहली बैठक थी उसमें जो जेडी वेंस जो कि अमरीकी वफ्द की सरबराही कर रहे थे, उन्होंने भी ये कहा था कि जी हमें अफसोस है कि मुआहिदा नहीं हो सका, हालांकि बहुत सी बातों पर इत्तफाक हो गया था। और ईरान की जानिब से भी यही कहा गया कि जी जो है हम बहुत सी बातों में करीब पहुंच चुके थे, उन पे जो है वो मुत्तफिक हो गए थे, लेकिन चंद एक दो पॉइंट्स ऐसे थे जिसके ऊपर के मुआहिदा बिल्कुल कामरान ऐसे ही है। दोनों जानिब से जी यही जेस्चर दिया गया था कि पॉजिटिव जेस्चर है और कहीं ना कहीं मुआहिदा जो था वो जा ही रहा था और अगर कामयाबी नहीं मिली है तो नाकामी भी नहीं थी। अब दूसरा दौर जी शुरू होने जा रहा है जिसकी गहमा गहमी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ताज़ा तरीन अपडेट्स तो हमने जान ली हैं। इसी पर बात करने के लिए माहिर बैनुल अक़वामी उमूर शाज़िया चीमा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाज़िया चीमा साहिबा, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि एक पहला दौर चला जो कि नाकाम हुआ ना ही कामयाब हुआ, अब जो दूसरा दौर सुनने की बातें हो रही हैं, तवक्को ये की जा रही है कि माइट बी पॉसिबल डोनाल्ड ट्रंप भी आ सकते हैं। क्या गहमा गहमी है, इनसाइड स्टोरी आपके पास क्या है? देखिए, इनसाइड स्टोरी तो बहरहाल रिपोर्ट
रिपोर्टर्स के पास और आप जी, लोगों जी। के पास होती है। हमारा काम तो सिर्फ डॉट ही कनेक्ट करना होता है। तो जी। इसमें कल शाम तक तो हमारे फॉरेन ऑफिस ने इसको कंफर्म नहीं किया हुआ था। उन्होंने कहा था कि अभी इंतज़ार कीजिए, हम सही। आपको कंफर्म करेंगे। जब उनसे राब्ता किया गया, अब मुझे नहीं पता, अब अर्ली मॉर्निंग अभी तक मैंने फॉलो नहीं किया कि उन्होंने कंफर्म किया है या नहीं। लेकिन जहाँ तक हमारा ये स्टांस है कि मुज़ाकरात जो हैं वो नहीं चल सके या नाकाम हो गए, तो मुज़ाकरात के बारे में अगर किसी की इवन बहुत छोटे पैमाने पे भी ये तवक्को है कि वो एक ही सिटिंग में कामयाब हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता। मुज़ाकरात के कई अतवार चलते हैं, उनमें बहुत सी चीज़ें होती हैं जिन्होंने डिस्कस होना होता है। तो उन मुज़ाकरात को किसी भी डेफिनेशन से आप नाकाम नहीं कह सकते हैं। उसमें दोनों पार्टीज़ बैठी जी। और उन्होंने एक दूसरे को समझा, एक दूसरे के सामने अपने पॉइंट्स रखे, रिजर्वेशंस रखी, जो भी एक दूसरे के साथ उन्होंने नेगोशिएशन के टैक्टिक्स इस्तेमाल करने थे, मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स रखी, देखा कि अगला बंदा जो है वो कितना जो है वो, तो ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है और इसके बाद ही अगला स्टेप हो सकता था। और ये रुकेंगे नहीं। आप ये भी ज़हन में रखें, ये आज आपको मैं बता रही हूँ, आप बहुत सारा दिन शोर सुनेंगे और अगर जी, जी। मुज़ाकरात जिस दिन भी डेट फाइनल होती है, तो लोग पहले बहुत हाई होप्स लगाएंगे, उसके बाद कहेंगे कि जी कोई बात नहीं। लेकिन ये कि ये मुज़ाकरात भी आप इसके बाद भी ये अगर उम्मीद लगा के बैठ गए हैं कि आपके हाथ में एक डॉक्यूमेंट होगा जिसके अंदर जो है इस पूरे रीजन का पीस प्रोसेस जो है वो डॉक्यूमेंटेड होगा, तो ऐसा नहीं होगा। इंटेंट जो है वो ज़रूर जो है वो ज़ाहिर हो जाएगी। दोनों पार्टीज अगर एग्री करेंगी तो एक ही पोडियम पे आकर ये कह देंगी जी कि हम आज हमने बात की है, अगली दफ़ा हम फिर करते हैं। उसको हम कहेंगे पॉजिटिव इंटेंट। लास्ट टाइम जो इंटेंट थी वो इन्होंने शो ही नहीं की, दोनों अलग अलग रास्तों सही, से सही, निकल गए। सही, मेरी सही। सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि ये दोनों आएंगे और कहेंगे कि जी हमने 3-4 पॉइंट्स पे बात की है, अब हमारी टीम्स बन रही हैं, वो टीम्स रेलेवेंट इश्यूज पे बैठकर जो है वो अब निगोशिएशंस करेंगे। तो अगली दफ़ा भी हमारी तवक्कुआत यही होनी चाहिए कि क्या ये फिर बैठते हैं और फिर दोबारा डिसाइड करते हैं कि हम अलग अलग रास्तों से निकल जाएं, या एक ही जगह पे खड़े होकर कहें कि हाँ आज हमने अपने एजेंडा पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं और हम अब आगे चलते हैं। तो शाजिया साहिबा, मुख्तसर यही है कि एक्सपेक्टेशंस हर्ट्स तो आप ज़्यादा तवक्कुआत जो है वो ना लगा के रखें दूसरे दौर से भी। अच्छा, मैं ये बताइए कि एक तरफ मुज़ाकरात की मेज़ है और दूसरी तरफ ईरान का बहरी मुहासरा भी है, तो क्या ट्रंप की ये प्रेशर टैक्टिक काम करेगी या ईरान मज़ीद मुश्तइल होकर आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद कर देगा, बारूदी सुरंगें बिछा देगा, कोई इस तरह का काम भी कर सकता है? नहीं, ईरान माइंस नहीं बिछाएगा, क्योंकि सी माइंस जो है वो बहुत मुश्किल हो जाती हैं बाद में उनको ढूंढना, और फिर ढूंढने से भी ज्यादा डिटेक्ट तो हो जाती है। उनका काम बहुत महंगा है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। इन्होंने अमेरिका की जितनी भी अभी तक की प्लानिंग है वो सारी की सारी हाफ कुक्ड है, हाफ बेक्ड है। एक एक्शन जो है वो ट्रिगर कर रहा है अगले एक्शन को, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नज़र नहीं आती। यहाँ पे मुज़ाकरात पे आए, ईरान के 10 पॉइंट एजेंडा को सामने रखकर मान कर आए कि जी उन्हीं को बेस्ड डॉक्यूमेंट बनाएंगे, लेकिन फिर बैठे और सोचा कि कोई प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ हो जाएंगे, शायद तुक्का लग जाए, नहीं लगा, उठ के चले गए, फिर आएंगे। मुज़ाकरात इसी तरह बहुत लंबे चलते हैं। तो जाकर सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा बुलिंग का एक और एंगल यूज़ किया जाए, तो स्टेट ऑफ होर्मुज़ को ब्लॉक कर दिया जाए, जिसको हम खुलवाना चाह रहे हैं। तो उसके जो इंटरनेशनल मीडिया में उसकी जो, और ख़ासतौर पे जो पॉलिटिकल सर्कल है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा उसके नेगेटिव इम्पैक्ट किया है। चाइना ने रेजिस्ट किया है, सऊदी अरेबिया ने किया है, और उनकी रेजिस्टेंस ने एक बात शो की है कि ईरान जो भी इसकी अरेंजमेंट की बात कर रहा है स्टेट ऑफ होर्मुज़ की, उससे किसी को खासतौर पे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लोगों ने ये रिएक्शन शो नहीं किया। लेकिन अमेरिका का उसके ऊपर इस तरह से ब्लेटेंटली ओपन सीज को वायलेट करना सबको पसंद नहीं आया। तो यूरोप से लेकर गल्फ तक हर मुल्क ने, तो उनको अब ये नहीं समझ में आ रहा कि हम एक स्टेट जिसको हम खुलवाना चाह रहे थे, जो कि ऑलरेडी बंद नहीं थी, लेकिन हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव इस जंग का बहरहाल जो है वो यही स्टेट ऑफ होर्मुज़ ही थी। हम इसके ऊपर ही हेजेमनी चाह रहे थे। हमें ईरान को बाल्कनाइज भी इसीलिए करना है कि हमें फंक्शनल फ्रीडम चाहिए, ऑपरेशनल फ्रीडम चाहिए। तो अब हम उसको ब्लॉक करा बैठे हैं और वो नॉर्मलाइज होता जा रहा है। ईरान का उस पर कंट्रोल नॉर्मलाइज होता जा रहा है, लोग उससे डिसेंसिटाइज होते जा रहे हैं। और जो ही हमने ब्लॉकेट की बात की है तो लोग तो हम पे तनकीद पे आ गए हैं। तो अब मार्केट बहुत ज्यादा सर्च कर गई। पहले जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पीस प्रोसेस का ऐलान किया तो मार्केट जो है वो रिकॉर्ड उस पे गई, स्टेबल हो गई। उसके बाद जब ट्रंप ने कहा कि हमने स्टेट को फिर ब्लॉक कर दिया है तो मार्केट नोज डाइव पे गई।
तो ऐसा ही हो है। सकता है उनका ये बयान कि मैं जुमेरात तक पहुंचने वाला हूं, ये मार्केट को स्टेबल करने के लिए भी हो। मेरी अपनी ओपिनियन ये है, ट्रंप के बारे में कुछ नहीं कहा सकता, वो कल जहाज पे बिल्कुल चढ़े कुछ टिम्बकटू पहुंच जाए। बिल्कुल शाज़ा साहिबा, कुछ लेकिन भी नहीं कहा जा इतने छोटे सकता। टाइम जी, जी। ऐसे इतने ही है। छोटे टाइम में जुमेरात से पहले जो है हमें कम से कम कपड़े तो इस्त्री करने दें। दिस हम वन इज चेंज तो गुड, कर यस। लें, ये हम दो चेंज तो कर लें जितनी उनकी स्टेटमेंट्स चेंज होती हैं। लेकिन जिस तरह से सुनने में भी आ रहा है कि हो सकता है वो पाकिस्तान आए, और जिस तरह से दूसरे दौर के लिए भी पाकिस्तान पर एतमाद किया गया है, पाकिस्तान पर ट्रस्ट किया गया है और बड़ी तारीफ़ें भी की जा रही हैं। और दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब, कतर और तुर्की जाने का फैसला किया है। तो क्या इसे ईरानी अमरीका तनाज़े के किसी बड़े सिफारती हल से जोड़कर हम देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। पाकिस्तान जितनी एफर्ट कर रहा है, और ट्रस्ट पाकिस्तान के अलावा इस रीजन में और कहाँ पे किया जा सकता है। जी। इस रीजन का जो नया सिक्योरिटी और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बनेगा, पाकिस्तान उसका एक पिविटल जो है पिलर होगा। ये मेरी बात आप याद रखिएगा। अच्छा। पाकिस्तान ने साइड लाइन पे ईरानी वफ्द के साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी, मेरी इंफॉर्मेशन है, जी, जी। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ भी मोर देन 1 आवर जो है ईच अलग अलग मुलाकातें की हैं और पूरा रीजन डिस्कस किया है, जिसपे एग्रीमेंट्स हुए हैं। उसके बाद जो ईरानी फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कतर, कुवैत और सऊदी अरेबिया के वज़ीर ख़ारजा से जो है फ़ोन पे बात की है, और सबने एक ही पेज पे होने का इंदिया दिया है। सही। तो हो सही। ये रहा है कि इस रीजन का एक इंडिजिनस प्लान तैयार हो रहा है, जिसका कि पाकिस्तान जो है वो की उसका जो ड्राफ्ट है लिखने वालों में से है। और वेस्ट के लिए, खासतौर पे अमेरिका के लिए, बस एक ही ऑप्शन बच गई है, ईदर वो खुद को रिकैलिब्रेट करे और अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की तरफ चला जाए, या जी। फिर वो इंटीग्रेट कर ले इसके अंदर। हमें डिक्टेट वो नहीं कर सकता। लेकिन आपको ये जो मैं अभी कह रही हूँ, इस टोन के साथ कोई भी आपको बयान देता हुआ या बात करता हुआ नजर नहीं आएगा। एम्पायर्स जो हैं उनको बहुत स्लोली जो है जी। उनके ताबूत तक पहुंचाया जाता है, उनके सामने इस तरह नहीं खड़ा हुआ जाता, वो मरते दम तक भी एम्पायर्स ही रहती हैं। तो कल सऊदी अरेबिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया है कि पाकिस्तान की मौजूदगी की वजह से सऊदी अरेबिया के अंदर अब हमें इतनी ज़्यादा ये नहीं कहा कि चले जाएं, हमें ज़रूरत नहीं, कहा इतनी ज़्यादा अब हमें ज़रूरत नहीं है अमेरिका की तरफ से सिक्योरिटी की, तो हमारा थोड़ा सा बंदोबस्त हो गया है वगैरह वगैरह। तो देख रहे हैं चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। पाकिस्तान पूरे रीजन की सिक्योरिटी को तो स्टेबलाइज किए हुए है, ब्रॉडर जी। रीजन उस पर भरोसा किए हुए, और हम एक ब्लूप्रिंट अपने एलाइज और पार्टनर के साथ मिलकर बैठ बनाए हुए, बस देख रहे हैं कि दो पार्टीज जो हैं अब ये बैठकर क्या करती हैं। अब ये बैठ के क्या और करती हैं शाज़िया साहब? अब जिस तरह से बात भी हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो बयानात आ रहे हैं, चाहे उन्होंने रिपोर्टर से जो भी गुफ्तगू की हो, उसे जो भी कहा हो, लेकिन उन पर बहुत ज़्यादा एतबार नहीं किया जा सकता है। अगर हम देखें तो चीन जो है वो तेल का ख़रीदार है ईरान का, और अगर ये अमेरिका जो है वो बहरी मुहासरा जारी रखता है और चीन को सप्लाई मुतासिर होती है ऑयल की, ईरानी तेल की, तो फिर चीन भी कोई अमली तौर पर कदम उठा सकता है आगे आके? अगर आपका काइनेटिक अमल से है, एक्शन है, तो मेरा नहीं ख्याल चीन करेगा। चीन अभी बहुत रिस्ट्रेन करेगा। चीन का 2050 का विजन है कि उन्होंने किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनना। लेकिन चीन की जो वैसे उसका डिप्लोमेटिक पोस्चर है, अगले महीने ट्रंप ने विजिट प्लान किया हुआ है चाइना का, तो चाइना के सामने इस तरह ये पोजीशन लेना बहुत मुश्किल है। कह देना आसान है कि हमने चाइना को जो है वो कंटेन करना है, और चाइना ने जो है वो नया हेजमॉन है उसको कंट्रोल करना है, लेकिन अब चाइना के सामने खड़ा होना उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है। चाइनीज वेसल्स कल भी गुजर रहे हैं, तो उसमें चाइना जो है वो काइनेटिकली तो नहीं आएगा, लेकिन वैसे तो वो एसिमेट्रिकली तो पूरे का पूरा इस जंग में शामिल है। और आप ये बात ज़हन में रखें कि पाकिस्तान, तुर्की, चाइना, रशिया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज और गल्फ के कंट्रीज, ये सारे के सारे एक ही पेज पे हैं और मुसलसल राब्ते में हैं, और जो कुछ भी कर रहे हैं सब मिल बैठ कर जो है उस पर कर रहे हैं। और ट्रंप जो है बहुत मुमकिन है कि वो खुद आ जाए। वैसे अमूमन होता ये है कि इस तरह की जो निगोसिएशन होती हैं, जब ये 1-2 साल जब ये पूरा रेटिफाई हो जाते हैं, तो तब वो फाइनल सेरेमनी में जो है वो इस लेवल के जो है वो लोग आते हैं। लेकिन अगर वो इस दफा भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुज़ाकरात ये चलते रहेंगे। वेन्यू ये है, फोर्स सूट करता है ईरान को भी। हम सिक्योरिटी जिस तरह से हमने पिछली दफा प्रोवाइड की है, तो माई का लाल जो है वो नहीं दे सकता। अल्लाह मियां तकब्बुर से बचाए, इंशाअल्लाह हम इस दफा भी तरीके से हम ईरान के डेलीगेशन को लेके आए हैं और हिफाजत उन्हें पहुंचाया है। ये आसान है, उनको जहाँ पे थे उनकी लोकेशन जो है
तक हमने बिल्कुल देखी है। शाहज़ा हमारी साहिबा, जिस तरह से पाकिस्तान ने सिक्योरिटी दी है बहुत ही ज़बरदस्त, और बहुत ही ज़बरदस्त पाकिस्तान का किरदार भी रहा है अब तक। आगे आने वाले दिनों में भी होपफुली इसी तरह ये सिलसिला जारी रहेगा और पाकिस्तान की जो इज़्ज़त है वो बढ़ती चली जा रही है। इस सारी सूरत हाल में अगर हम ईरान की बात करें और ईरान के मुतालिबात की बात करें तो आपको कितना इम्कान लग रहा है कि मान लिया जाएगा, क्योंकि अमेरिका तो इस चीज़ पर आमादा नहीं होने वाला कि जौहरी हथियार जो है वो ना बनाए, हासिल ना करे, और उसका मकसद रोकना है। तो ईरान क्या मानेगा ये जो मामलात जो अमेरिका चाह रहा है? ईरान को ये थोड़ा सा ऐसे लगता है कि अब वो इस बात से चिढ़ना शुरू हो गए हैं, न्यूक्लियर और यूरेनियम एनरिचमेंट से, क्योंकि पहले बराक ओबामा ने एक JCPOA से मुआहदा साइन करवाया, पूरे IAEA का अमला जो है वहाँ मौजूद है, मॉनिटर कर रहा है। ट्रंप ने आके उस पूरे जो डील है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया और फिर कहा कि हमें वही डील दोबारा चाहिए, और बार बार निगोसिएशन के लिए बैठते हैं। लास्ट टाइम भी मस्कत में तकरीबन वो किसी डिसीजन पे पहुंच चुके हुए थे। ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने बाद में कहा भी, तो इन्होंने अगले दिन बम्बार्टमेंट कर दी, तो वो इससे थोड़ा सा चिढ़ना शुरू हो गए हैं। और फिर इसराइली हिब्रू मीडिया कहता है कि जी हमें इनके एनरिचमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें इनके यूरेनियम से, हमें प्रॉब्लम है कि वो लोग जिनके पास ये नॉलेज है वो दोबारा भी तो कर सकते हैं। तो उनकी बातें तो ऐसी हैं जैसे कोई बिल्कुल ही जेनोसाइडल मैनियक्स हैं। तो क्या आप लोग, क्या उनकी अगले वाली आने वाली नस्लों को भी आप खत्म करेंगे? तो ये यूरेनियम के अलावा अगर मैं पिछली दफ़ा भी यही कह रही थी, अगर ईरान जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो कंडीशनली खोल देता है, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ वो बगैर टॉल लीवी के अब नहीं खोलेगा, वो अपनी रेवेन्यू का स्ट्रीम वहाँ से बनाएगा ही, लेकिन कंडीशनली किसी पॉइंट पे पहुंच जाता है और साथ में लेबनान का मसला जो है वो डील में शामिल हो जाता है। तो फिलहाल 1-2 पॉइंट्स के बाद जो है इस मुज़ाकरात में भी 1-2 पॉइंट्स 3 के बाद अगर ये आपस में मिल जाते हैं, लेकिन अगर ये वहाँ से सोच कर ये आते हैं कि हमने एक ही बात करनी है जिससे अगली पार्टी चिढ़ती है और फिर हमने मेज से उठ के बिल्कुल एक ही बात जो है वो उसकी रट लगाए रखेंगे तो दूसरी पार्टी भी उससे जो है वो बहुत ज़्यादा चिढ़ भी सकती है और मामलात जो हैं वो फिर हम देखेंगे कि नतीजा खेज नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया शाज़िया चीमा साहिबा आपके वक्त का। और ताज़ा डेवलपमेंट हैं जो इतलात हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात का ग्रीन सिग्नल दे दिया है और ये जो दूसरा राउंड होने जाने वाला है टॉक्स का, ये भी इस्लामाबाद में ही होगा और इसके लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और कह दिया गया है तमाम इदारों को कि जनाब अपनी तैयारी मुकम्मल रखें। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ईरान का भी पाकिस्तान पर एतमाद है, मतलब जिस महारत के साथ और जो हालात चल रहे हैं खित्ते के, पाकिस्तानी जहाज़ किस तरह से ईरानी डेलीगेट्स को लेकर जहाँ पर पहुँचे थे वो बड़ा इंपॉर्टेंट था और पूरी दुनिया में बड़ा सराहा गया था। तो बेहतरीन और सेफ वेन्यू के तौर पर पाकिस्तान को देखा जा रहा है अमरीका की जानिब से भी, ईरान की जानिब से भी। तो अब उम्मीद करते हैं ये जो दूसरी टॉक्स होंगी ये कोई नतीजा खेज होगी। यहाँ वाकई फ़ख्र की बात है, जो लोग साइड लाइन करना चाहते थे पाकिस्तान को आज कितना रेलेवेंट है और वाकई काबिल तारीफ़ है और पूरी दुनिया भी तारीफ़ें करी और पूरी दुनिया देख भी रही है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। उज़ैर, कभी आपने ये सोचा है कि आप सुबह में उठें और आपका जो व्हाट्सएप है मैसेज सेंड नहीं हो रहा और यूट्यूब की जो ब्राउज़ नहीं हो रहा और जो गूगल को अगर आप खोलते हैं तो वो भी बफरिंग पर आ रहा है, ये सब सिलसिला आप देखते हैं और आप बड़े परेशान होते हैं, ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी रुक गई है। और आजकल तो हमारा हाल ये है कि सांस बाद में लेनी है लेकिन पहले हमने उठते साथ व्हाट्सएप को देखना है और सिग्नल चेक करने हैं कि वाईफाई के सिग्नल आ रहे हैं, नेटवर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन अब इस पूरे हफ्ते थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी क्योंकि PTCL ने ऐलान किया है कि इसकी एक जो ज़ेरे समंदर इंटरनेट केबल है उसकी मुरम्मत का 20 अप्रैल तक काम जारी रहेगा। तो अगर रवा हफ्ते शाम को आपकी फेवरेट फिल्म रुक जाए तो आपने गुस्सा नहीं करना, मोबाइल पर गुस्सा नहीं निकालना, बल्कि समंदर की लहरों पर गुस्सा निकालें जाएं, बल्कि वहाँ जाकर एंजॉय करें और उस मखलूक पे निकालें जो समंदर के अंदर पाई जाती है, जो तारों को नुकसान पहुँचाती है। और सच्ची बात तो ये कि हम सब डिजिटल मरीज बन चुके हैं। वैसे परेशानी की बात इतनी भी नहीं है क्योंकि PTCL ने यकीन दिलाया कि वो बैनुल अक़वामी माहिरीन के साथ मिलकर बहुत जल्द इसे ठीक कर लेंगे। और मज़े की बात भी आपके साथ शेयर कर दें तो वो ये कि हमारे मुल्क में इंटरनेट की जितनी गुंजाइश है हम उसका आधा भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। यानी 13 टेराबिट्स में से सिर्फ 7 या 8 इस्तेमाल होता है। तो बस आप ये समझ लें कि सड़क पर काम हो रहा है और इसलिए ट्रैफिक थोड़ी सी स्लो है, बम्पर टू बम्पर है लेकिन चल ज़रूर रही है। तो 20 अप्रैल तक शाम के वक्त ज़रा सब्र का दामन थाम कर रखें, मोबाइल को थोड़ा साइड पर रखें और घर वालों को वक्त दे दें। और क्या पता कि इंटरनेट की ये सुस्ती रिश्तों में थोड़ी सी बेहतरी और तेज़ी लेकर आए। यस, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। चलें हम भी कोई प्लान करें, आप लोग भी प्लान करें। हम ब्रेक पर चलते हैं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।
ज़ाहिर अभी स्टूडियो में बहुत फाइटिंग माहौल है और अक्सर लोग कहते हैं जी मैंने तो बेटियां, ऐसी कोई बात भी नहीं की कि फाइटिंग वाला माहौल हो। अब आप देखें, अब देखें, अब मैं बाजी ले जाऊंगी। अक्सर लोग कहते हैं जी बेटियां बहुत नाजुक होती, लेकिन आज हम जिन दो बहनों की बात कर रहे हैं, उन्होंने इस सोच को अपनी किक और पंच से ऐसा उड़ाया कि दुनिया देखती रह गई है। लाहौर के सुंबल फातिमा और तैयबा अशरफ पाकिस्तान की वो फाइटिंग स्पिरिट हैं जिन्होंने ईरान से लेकर मलेशिया तक हर मैदान में जी सबसे लाली परचम लहराया, और इन दोनों ने मार्शल आर्ट्स मुकाबलों में 100 से ज़ायद मेडल्स जीते हैं, और ये कोई मामूली बात नहीं है। और वो भी तब जब आप अपनी तालीम पर भी कोई समझौता नहीं करेंगे और MBA जैसी डिग्री मुकम्मल स्कॉलरशिप पर हासिल करें और फाइटिंग भी करें। और ये जो मेडल्स हैं ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, आप ये सामने पड़े हुए इन्हें काउंट भी कर सकते हैं। स्विनियर्स हैं लातादाद, और इन्होंने अपनी सलाहियतों पे जीते हैं और ख़ुद को इन्होंने साबित किया है। और बल्कि अब तो ट्रेनिंग के ज़रिए बच्चों और ख़वातीन को भी ये लोग बाइख्तियार बना रही हैं, और देखकर बड़ा अच्छा लगता है कि हमारी लड़कियां अब सिर्फ ओलंपिक्स में जाने का ख्वाब नहीं देखती, बल्कि उसके लिए जी तोड़ मेहनत भी कर रही हैं, सेक्रीफाइस भी कर रही हैं। और इन दोनों बहनों की हिम्मत और इनके सफ़र को जान लेते हैं। तो आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में दोनों बहनें मौजूद हैं, मार्शल आर्ट्स तैयबा अशरफ और सुंबल फातिमा। आप दोनों को वेलकम कहते हैं सुनो पाकिस्तान में। हमें बताएं कि एक जैसा शौक दोनों का और फिर ट्रेनिंग, जिस तरह मैंने सेक्रीफाइस की बात की है, तो क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ा इसके लिए आपको? बहुत ज़्यादा, बहुत सी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ी हैं, क्योंकि जैसे मीठा खाना छोड़ दिया हो। मीठा खाना छोड़े, जैसे अभी नींद छोड़ के आई हूँ तो नींद तो सबसे पहली चीज़ होती है हमारी। सुबह सुबह उठना है, नमाज के लिए तो उठते फिर सो जाते हैं, लेकिन उठ के रनिंग करनी है, ट्रेनिंग करनी है, और फिर उसके बाद जॉब्स पे जाना है, फिर आके बच्चों को ट्रेनिंग करवानी है, और अपनी ट्रेनिंग भी रात को करनी है, जो फाइटिंग की जो भी होनी है, घर भी देखना उसके साथ। तो सेक्रीफाइसेस मेरे ख्याल से अगर आप अभी सेक्रीफाइस करेंगे तो आगे आपको उसका फल जरूर मिलेगा। वाकई बड़ी और मेडल्स ये जो आपने कहे थे, ये मेडल्स अभी कम है, अभी कम है कुछ फ्रेम में। ये आपको 100 मिलेंगे, लेकिन जो बाकी 100 हैं वो आए नहीं, वो फ्रेम्ड हुए हैं। जबरदस्त। फिर जगह भी थोड़ी सी कम है। फिर किसी दिन हम सेगमेंट रखेंगे ना, वो वाले भी बोला। अच्छा सुंबल, आपकी जानिब आऊंगी। जिस तरह से तैयबा भी बता रही हैं कि बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन रहती है, सुबह उठ के ट्रेनिंग करना, कितने आवर्स की ट्रेनिंग होती है कि आप सोचते हैं कि ओ अब मैं थक गई हूँ, या घर के मामलात भी देखने हैं, स्टडी भी साथ साथ कैरी करनी है, कितना टफ होता है? बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि ताइक्वांडो एक टफ गेम है। जब हम ताइक्वांडो की फील्ड में आए थे तो स्टार्टिंग में जब हमने कैंप्स वगैरह ज्वाइन किए, ट्रेनिंग्स वगैरह ज्वाइन की हमने, तो वहीं से हमारा जो था वो जर्नी स्टार्ट हो गई हुई थी इन सब चीज़ों की। अपनी ख्वाहिशात को मार के अपनी ट्रेनिंग्स को, अपने टाइम टेबल को ऐसे हमने सेट किया हुआ था कि हमने अपनी स्टडी को भी साथ लेके चलना है, हमने अपनी जॉब को भी साथ लेके चलना है, क्योंकि घर का ब्रेड एंड बटर भी हमने खुद करना होता है। ज़बरदस्त। और इसके अलावा हम लोग अपनी ट्रेनिंग्स पे इस तरह से फोकस करते हैं कि मॉर्निंग में हमारी ट्रेनिंग सेशन होती है, फिटनेस के होती है, और इवनिंग में जो हम ट्रेनिंग करते हैं वो प्रॉपर हमारी फाइट्स होती हैं और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है। मतलब 5 घंटे हम लोग रोज एक। अच्छा, हमें ये बताइए, ये तो आप अपनी ट्रेनिंग करते हैं, ख़वातीन को भी आप सेल्फ डिफेंस सिखा रही हैं, बताइए कि कितना ज़रूरी है ख़वातीन का ये सीखना, कितना उनमें शौक़ पाया जाता है, और कितना वो आपसे रब्ता करके आपके पास आते हैं ट्रेन करने के लिए ख़ुद को? मेरे ख्याल से ज़रूरी तो बहुत ज़्यादा है। माँ वो बता सकती हैं कि उनको भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरत है। अभी तो पिक एंड ड्रॉप हो जाती है, अगर खुद जाना पड़े तो मेरे ख्याल से आप कॉन्फिडेंटली खुद आ सकते हैं। हम खुद आते हैं, खुद जाते हैं, क्योंकि हमें पता है एक तो मुसलमान है तो अल्लाह पे भरोसा है, लेकिन अल्लाह कहते हैं कि अपना हिफ्ज़ ईमान अपने खुद भी करना है। ये नहीं है कि हर दफ़ा भाई हिफाजत खुद करें फिर अल्लाह ताला पे छोड़ें। ज़बरदस्त, खूबसूरत बात है। तो सेल्फ डिफेंस ज़रूरी है। और उसके अलावा ये है कि हमारे पास जो आ रही हैं, यूके से भी था, जो US बाहर से, वहाँ से क्लाइंट से हम ऑनलाइन भी ट्रेनिंग्स करवाते हैं। सऊदीया से क्लाइंट्स भी थे हमारे पास, पाकिस्तान से क्लाइंट भी हैं, और ज़्यादा जो लोगों का है वो सेल्फ डिफेंस का ही है। हम फीमेल्स को करवा रहे हैं, उनको सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ की होती है, और हम सेल्फ डिफेंस सिखाएं हमें। अच्छा, तो क्योंकि अभी हमारी यही डिमांड है, क्योंकि हमने बाहर निकलना है, क्योंकि औरतें बाहर आ रही हैं। अब तो हम देख रहे हैं हर चौथी औरत बाइक भी चला रही है, हेलमेट पहने हुए है। उसके लिए सेल्फ डिफेंस की आप बात कर रही हैं, तो मुझे आप कुछ सिखाएं, क्योंकि मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है, मैं बड़ा खतरे में हूँ। एक तो वैसे आज 3 ख़वातीन है, ऊपर से माहम जो है, ये आम दिनों में भी हंसी मजाक में कोई बात हो तो कहती मैंने चपेड़ मारनी, हालांकि मैं कहता हूँ अपनी कलाई देखो तो
तो ये अगर कोई इस तरह का इरादा कर ले उल्टा हो गया, तो क्योंकि इतने डिस्टेंस से मैं कैसे बच सकता हूँ, मुझे ये बताएं। आप तो मुझे सिखा के जाएं ताकि ये जो मैं बस फर्जी तौर पे कहती हूँ ना चपेट मारने में, एक्चुअली में मार दूँ। मार सकती हैं आपको आप। हम मारना सिखाएंगे, आपको हम सेल्फ डिफेंस सिखाएंगे। दोनों को राजी ये भी रहे, अच्छा है, अच्छी स्ट्रेटेजी ये भी है। अच्छी स्ट्रेटेजी है। ये गलत हो जाएगा, ये सिर्फ मुंह से कहे, क्योंकि हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि लड़कियां आपको भी मार सकती हैं। सेल्फ डिफेंस लेकिन मैं एक बात बताती चलूँ यहाँ पे कि देखिए हम तशद्दुद के हामी नहीं है किसी भी तरह से। ताइक्वांडो एक ऐसी गेम है कि आपको लगता है कि कंगफू करने वाले, ताइक्वांडो करने वाले बहुत ज्यादा एक ना पावर में रहते हैं, हर वक्त फाइट चल रही होती है जहन में, लेकिन ये हमारा आखिरी स्टेज होता है जब हम फाइट स्टार्ट करते हैं। हमें अपने अंदर बहुत काम पहले क्या करना यूं पड़ता है। थोड़ा सा मूव करके डरा देते हैं अगले बंदे को? पहले exactly। आंखों से रोब है, फिर जुबान से करते हैं, फिर अगर नहीं माने फिर कहते हैं आजा बेटा बस। वो एक सही, बहुत सही। बहुत गया। आखिरी अच्छा, वैसे stage होती है। पर्सनालिटी में कौन ज्यादा अग्रेसिव है? चले फाइट का तो जैसे आप अभी कह रही हैं ना आपको कि लास्ट वैसे स्टेज है ना, जजमेंट से क्या लगता है, aggressive ज्यादा? आपको देख नहीं, ज्यादा के पिटाई भी आ जाती आपको देख के हाँ, मुझे लग एक रहा है डायलॉग ज़हन में गूंज रहा है, इसका तो गेम बजाना पड़ेगा। है। एग्जैक्टली। नहीं, ये आता है मेरे दिमाग में, इसका तो गेम पर। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ है रास्ते में कहीं जा रहे हो, कभी ऐसा हुआ हो किसी को पछाड़ दिया हो, किक शिक मार दी हो? मुक्के बहुत शुक्के? मारी है हमने इकट्ठे मिलके बहुत अच्छा, मारा। अच्छा। और बाद में लेकिन बाद वहाँ ही पे छाड़ भी दो, हम बाद ही ख्याल छाड़ रखते दो। नहीं, हैं, मुझे ये वहाँ पे भी बताएं ख्याल कि- रखते हैं कि हमारी मतलब मारना ना पड़े, ये पहले, क्योंकि वो पहले डर के अगर हम किसी को शटअप कॉल देते हैं ना तो वो ठीक है। पहले ही पहले हो डर जाता है भाग जाते हैं, कि हाँ। दूर रहना है। नहीं, आप दोनों ने मिलके किसी एक को मारा है या एक से जायद को भी आप लोगों ने मारा है? वैसे ये शुरुआत अभी- करती है, मुझे भी इसमें आने की जरूरत ही नहीं पड़ती जब तक। अच्छा, वाह। देखो, ऐसे ही है। वो ज्यादा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती जब एक चपेट एक पड़ती है और वो चपेट। जाके अच्छा, आगे ये वाली चलता है। चपेट मुझे भी सिखा दें ताकि मैं भी मारूं। वो तो एक जरूर चपेट। पावर आ जाती होती है है? जब ऐसे भर के पीछे से मारे ना अच्छा। तो वो नीचे। तो कुछ सेल्फ पंच में डिफेंस मारे की हुए। टेक्निक अगर आप सिखा सकें मुझे, ताकि मैं भी अच्छा, मोस्टली लोग हमारे पास आते हैं कि आपने कराटे तो सीख ली है, अच्छा। आप सारी वो किक्स ब्लॉक कर लेंगे या ठीक है। पंचेस ब्लॉक कर लेंगे, हाँ। लेकिन अगर कोई गन लेके आ जाता है आपको, अच्छा। तो क्या करेंगे? तो फिर आप क्या करेंगे? हाँ, फिर अच्छा, क्या उससे होगा? पहले ना प्रिकॉशंस थोड़े से ये बता ठीक है। देते हैं हम कि सबसे पहले हम कहते हैं हमने सेल्फ डिफेंस कर लिया, अब हम लोग एक्टिव क्यों हैं? हम तो वैसे भी प्लेयर हैं तो Player पता हैं, लग रहा yes, होता है, लेकिन ये है कि हैंड फ्रीज नहीं यूज करते हम रास्ते में। अच्छा। हर वक्त एक्टिव ही जा रहे हैं Active कि रहना स्कैन है। ना दे, Alert रहता है। अलर्ट होना चाहिए। हैंड फ्रीज लगाइए तो बंदा ना अपना माइंड कहीं और कहीं डाइवर्ट और खवातीन divert इग्नोर करती हैं ये लगा के, लेकिन आप लोग Exactly। चूंकि बहादुर हैं, Active ट्रेन है। ये एक तो प्रिकॉशन focus नहीं होता है कि रहता। अगर मेरी आपने को एंकर को भी कुछ सिखाए ना। नहीं, मैं हैंड्स फ्री यूज करती ना, एयरपॉड्स और एक्टिव रहते हैं। सेंसिटिव पार्ट्स बताना चाहिए। यही मैंने कहा कि अगर ये बॉडी बिल्डर्स भी हो ना तो हम इन्हें आराम से हाँ पछाड़ हाँ सकते हाँ हैं। हाँ हाँ, अब आई ना हमें मजे की आप बात। कहें तो मैं ये सेट छोड़ के चला जाऊँ, थोड़ी देर बाद मैं ज्वाइन करूँगा। अच्छा, तो अब बताएं मुझे टेक्निक। अच्छा, कोई भी अटैकर कोई ठीक भी है। अगर अटैक करने ठीक। आ रहा है, सबसे पहले ये चीज है कि उनके सेंसिटिव पार्ट्स होंगे। सबसे पहले फेस है उसका, Face, तो okay। आईज है, आप Eyes। पिंच कर सकते हैं, ओह, आप पंच कर exactly। सकते हैं, नोज हाँ, है वो हाँ। सेंसिटिव पार्ट होता है, आप थ्रोट पे कर सकते हैं, ठीक है। कानों को जोर से, वो बचपन पे हम लोग करते थे ना, खेलते 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 कानों खेलते में ऐसे कर देते हैं। जोर से एक करना। लाइन सी आती है, और अगर कलाइयों में इतनी जान है ना, कलाई से ना करें, Strength हाथ से है ना, अगर हाथ ऐसे से, करते हैं, कलाई okay। से आ जाती है, जान आ Okay, जाती है। okay। अगर आप थोड़ी हिम्मत ट्रेनिंग दिखाएं, से थोड़ी करें, हिम्मत training आ है, जाती है। okay, ऐसी लड़कियां तो मार के उल्टा कह रही होती, मेरी कलाई दर्द करना शुरू हो गया। इनके नेल्स है, नेल से भी मार सकती हैं। ये अच्छा है। वैसे तो पेपर स्प्रे भी होते हैं, कुछ पेपर ना कुछ स्प्रे भी होते हैं, वो techniques निकालने में आपको टाइम लगेगा। आप पेंसिल या कोई भी ये चीज लेके आप मार सकती हैं, आप उनकी Okay, गर्दन मार सकती हैं, आप उनके सर के जबरदस्त। यहाँ पे मार अच्छा, सकती गन हैं। वाली टेक्निक आप गन बताने वाली लगे। टेक्निक है कि अगर उसने गन रखी है या कोई चीज रख लेती है आप, तो मैं उसको करते हुए दिखाती थी, फोन ही कर आप ये पेन को बतौर गन इस्तेमाल कर सकती हैं। पेन एक हथियार है, आप इसको पेन एक यूं करके हथियार है। यूं करके। अपने अंदर एक हथियार है, ये पता हथियार है? है, यस। हाँ बिल्कुल है। इसकी मैं अगर गर्दन पे जॉन मारूं विक हमने भी देखी है। अच्छा जी। तो अगर इसने रखी है, सबसे पहले ये चीज होती है, ये देखें, ये गन अगर मैंने यहाँ से Movement। लोड की हुई है तो जाहिर सी बात है अगर ये ट्रिगर होगा तो वो तब सकते आपने सबसे ध्यान पहले रखना है, सबसे आपने पहले खास तौर इसको- पे ध्यान रखना है, बुलेट चल गई तो आपके हाथ पे निशान पड़ जाएगा। नहीं आपने उसको चले और बुलेट चल गई तो मेरे बुलेट पास भी नहीं आ चल सकती है। इसकी डायरेक्शन आप अभी सीखें। मेरे पास सेम है, तो Okay। उसको पहले बातों में उलझाते हैं और फिर डायरेक्शन चेंज करनी ठीक है। होती ओके, यहाँ से इस ओह, तरह। वाह वाह। अगर ये गन होगी तो इसकी डायरेक्शन यहाँ Direction होगी। change आपने हो ये देखें, ओह, कलाई की जबरदस्त। मूवमेंट है, Okay, आपने दिस यहाँ इज अ से वीक पॉइंट। हाँ, ये वीक पॉइंट है। आपने उस जॉइंट को ही जो है उसको joint आप move उसको करना। जो मर्जी कर लें, आपकी ये मूवमेंट है, हाँ, जबरदस्त, ये मूवमेंट्स हैं। जबरदस्त, अगर जबरदस्त। इसने गर्दन, मैंने इसकी गर्दन पकड़ी है हाँ। तो अब ये क्या करेगी, अब हाथ ऊपर से लेके आओ, ये ये ओके, जबरदस्त, जबरदस्त। क्योंकि एल्बोज में ज्यादा ताकत होगी हाथों की निस्बत, और हाँ, आप क्योंकि उसको ये आपके जॉइंट्स ये हैं ना, joints हैं ना, joints joints हैं। bend हो joint जाते हैं। करेंगे तो उससे बेंड हो जा रहे हैं ऑटोमेटिकली। मैंने जितने मर्जी जोर से पकड़ाओ,
वो ऑटोमेटिकली मेरी हाथ छूट जाएगा। वाओ, जबरदस्त टेक्निक जबरदस्त। तो है। आपका ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ये सेंसिटिव होती हैं, जिसको मैम आप भी कुछ डिमॉन्स्ट्रेट करें ना उनकी मौजूदगी मुझे से तो फायदा डर लग उठाते रहा हुए। है। आप कुछ नहीं होता आपको, मैं ना अच्छा, हिम्मत करें, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, कुछ नहीं होता, चले आए आपने सिर्फ कुछ करके नहीं करना, दिखाओ। मैंने गर्दन पकड़ी, आप वहां से जोर से ऊपर से ये ओह यस, ऑटोमेटिकली नीचे ओके, छूट जाएगा। ओके, अगर मैंने जितनी ठीक हो जोर से गया, पकड़ा, बेहतर है। हाँ मैंने सीख लिया। अभी देखो इन्होंने एक जोर तो नहीं लगाया था, टेक्निक- ज्यादा अच्छा, लगाती तो ये ऑटोमेटिकली नीचे हो नीचे जाएगा। आप भी हो कोई एक जाता आधी चीज और सिखाना चाहें हाँ, वहाँ? इसके अलावा देखें अगर कोई आता है ना तो आपको अगर हाथ से हाथ पकड़ से लेता पकड़ है, लिया, हाँ। अच्छा जी। ठीक है, हाथ से पकड़ लेता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो मैंने आपको बताया, ये आपके Okay. पास वीक पॉइंट भी है और Weak स्ट्रेंथ point, okay, done, पॉइंट भी है। done. जी। डिफेंस के लिए आपके पास ये स्ट्रेंथ पॉइंट ठीक है, है। ठीक है। जब ये आप मेरा हाथ पकड़े एक दफा, अब ये पकड़ा है ना आपने, ये नहीं करना, ठीक है। इसको जस्ट मूवमेंट देनी है 360 ये ओह वाओ, जबरदस्त। छूट जाएगा। ये जरा दोबारा इसके थोड़ा सा बाद आपने पीछे की तरफ ले जाना और किक मारनी और है, आपने बस, अब यहाँ अब नीचे गिर- नी बेंड करते रहना। नीचे गिरा के आप किक भी मार सकते हैं। नीचे आ जो गया। आपने हमारी एंकर का हाल किया ना, हमें दोबारा जोड़नी पड़ेगी। वो मुझे शिकायत आपने लगा रही कि जोर से मेरी नहीं कलाई किया रेड हो गई। मैंने बहुत आराम से पकड़ा था, सॉरी। लेकिन आपको ये चीजें थोड़ी सी टेक्निक टेक्निक सीखनी पड़ेगी। बहुत जबरदस्त है। वाओ, जबरदस्त। Self-defense ये बहुत हर आसान है। खातून को आनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। इतनी जबरदस्त टेक्निक तो सीखी है। हमारी जो बच्चियां हैं जी, इनको सेल्फ डिफेंस सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ऐसे लोग जो हैं जनाब, ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम भी अच्छा कर रहे हैं काम कि कर रहे हैं। ख़वातीन को सेल्फ डिफेंस भी सिखा रहे हैं आजकल के दौर में, ताकि कोई नज़र उठा के भी जो है उनकी तरफ ना देख उज़ैर, सके। ब्रेक कुछ में मेरे पास margin है सीखने कोई का। बात करना तो वो बड़ी मुश्किल, बड़ी दूर की चीज़ है, Yes. हत्ता कि कोई नज़र भी उठा के ना नज़र देख भी नहीं सके। उठा सकता। तो जनाब कुछ और भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हम सीखते हैं, हम हमको सिखाते हैं, और इस पर बात भी करते हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक शामिल ब्रेक। करते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, कभी कभी हम इतने लापरवाह हो जाते हैं कि ज़रा सा सीने में बोझ हो या जलन हुई तो हम फ़ौरन कहते हैं कि थोड़ा ज़्यादा खाना खा लिया है या कुछ इस तरह का हो गया है, शायद तेज़ाबियत है, या हम फिर इसे मैदे का मसला समझकर जी। कोई ना कोई फक्की खा लेते हैं या कोई इस तरह की चीज़ खा लेते हैं, टैबलेट लेकर सो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं। आजकल देखें तो 25-30 साल के नौजवान भी हार्ट अटैक की खबरें उनमें इतनी आम हो गई हैं, हम सुनते हैं कि डर लगने लगा है कि हम खा क्या रहे हैं और हमारा लाइफस्टाइल क्या है। बिल्कुल ऐसे ही है, और इसमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि हम खामोश अलामात को पहचानते ही नहीं, और ख़ास तौर पर ख़वातीन में तो दिल की तकलीफ़ का जो अंदाज़ा लगाना है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और नज़रअंदाज भी कर रही होती हैं, अलग ही होता है। कभी कंधे में दर्द तो कभी सिर्फ बेचैनी होती है, और हम इससे जी सिर्फ थकन समझकर नज़रअंदाज करें तो सारा दिन बैठकर काम करना, जंक फूड खाना, ब्लड प्रेशर जो है वो हमारे दिल के पट्टों को आहिस्ता आहिस्ता निचोड़ रहा होता है। लेकिन परेशान होने के बजाय हल तलाश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आज हमने स्टूडियो में मधु किया है जनरल फिजिशियन और मेडिसिन एक्सपर्ट एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर फराज सादिक साहिबा को। उनसे जानेंगे कि इस संगीन मसले का हल क्या है और क्या सिग्नल्स होते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और अक्सर जिस तरह से हम बात भी करें कि सीने में थोड़ी सी जलन होती है, थोड़ी सी दर्द होती है, हमें आइडिया नहीं होता और हम बस एक पिल खाई या फिर रेस्ट किया तो इग्नोर कर दिया, ये कितनी डेंजरस हो सकती है? ये डेंजरस हो सकती है। सीने में अगर कोई भी दर्द हो, बल्कि सीने में क्या, अगर आपके पेट के ऊपर वाले हिस्से में भी दर्द हो, बल्कि हमारे यहाँ एक कहावत है मतलब मेडिसिन में कि कोई भी दर्द जो आपको यहाँ से जबड़े से शुरू हो के आपका जो धुन्नी होती है या नाफ, उसके ऊपर ऊपर अगर कोई भी दर्द होती है तो आप उसको दिल की दर्द ही समझें, अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। क्योंकि उसकी वजह यह है कि बाकी की दर्दें जो हैं वो उससे आपका बचाव जान बच सकती है, वो जानलेवा नहीं होती हैं। लेकिन ये एक दर्द ऐसी है कि अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो ये जानलेवा हो सकती है। तो इसलिए जलन या इस किस्म की कोई भी चीज़, स्पेशली 40 की उम्र में या उसके बाद, आप उसको सीरियसली लें और कोशिश यही करें कि आप अपना चेकअप करवा लें, ईसीजी वगैरह हो जाए उसी वक्त। और अब तो 40 की भी कोई वो नहीं कैद रही है, क्योंकि काफ़ी अरसा पहले से ही 25-30 साल के भी हमने लोग देखे कि पहली दफ़ा वो इतने मैसिव हार्ट अटैक के साथ आते हैं कि मतलब इतना हमने कभी बूढ़ों में नहीं देखा जितना कि यंगस्टर में देखा। और उसकी वजह ये है कि आजकल जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, यानी कि लोग जो हैं वो आपको पता है मोबाइल सेल फोन्स के ऊपर, और खाने पीने में ये फास्ट फूड, हमारी जो यंग जनरेशन है उसमें फ्राइज़ हैं, बर्गर्स हैं और ये फिज़ी ड्रिंक्स हैं, और उस वजह से ये बहुत ज़्यादा जो है वो कम उम्री में भी अब शुरू हो गया। हाँ, एक ज़माना था जब ये कहा जाता था कि 40 या उसके बाद आप मुताबिक। ऐसा ही है। डॉक्टर साहब, हार्ट अटैक की अगर हम बात करें तो कौन सी उसकी बड़ी साइलेंट सिम्टम्स
सिम्टम्स होती हैं जिन्हें हम रोज़मर्रा की कोई थकन समझ लेते हैं, या हम समझते हैं कि आज बहुत ज़्यादा काम कर लिए, इस वजह से कोई ये तकलीफ़ है, और वो इशारे ऐसे हैं जिनका हमें देखते ही अलर्ट हो जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। ऐसी क्या चीज़ जो है? टिपिकल यानी कि बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, एक बुक लाइक पिक्चर जो होती है हार्ट अटैक की, वो इस तरह होती है कि आपको जकड़न होती है। मरीज जब आपके पास आता है तो वो दर्द की डिस्क्रिप्शन ऐसे देता है कि ये इधर दर्द हो रही है, बाकायदा मुट्ठी बना के, फिस्ट उसको कहते हैं, वो कहता है इधर दर्द हो रही है और जकड़न है, बोझ है, और उसके साथ पसीने, ये टिपिकल की मैं बात कर रही हूँ। अच्छा। पसीने वगैरह आते हैं, जी का मतलाना, बाज़ औक़ात यही जकड़न जो है वो लेफ्ट आपके बाजू में यानी बाएं बाजू में आपकी जो है वो जारी होती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, ठीक है, और उसके बाद वो विदिन मिनट्स या सेकंड्स जो है वो बढ़ती चली जाती है, पूरी छाती को जो है वो इन्वॉल्व कर लेती है, ठंडे पसीने इसके साथ आते हैं, ये टिपिकल है। लेकिन मैं आपको जैसा कि बता रही हूँ कि आजकल एटिपिकल अलामात भी होती हैं, तो कोई भी छाती की दर्द होती है, हमारा प्रोटोकॉल ये होता है कि इमरजेंसी में अगर ऐसा मरीज आए तो हम फौरी तौर पे जो है उसकी दिल की पट्टी करवा लेते हैं, और उसको दिल की पट्टी से पहले वो ज़बान के नीचे रखने वाली दवाई दे देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये मर्ज ऐसा है कि इसमें हम डिले नहीं कर सकते एक मिनट का भी, तो हम दवाई रख देते हैं, क्योंकि अगर वो दवाई रख दें और वो दिल की दर्द हो तो उससे जान बच सकती है। तो हम ये नहीं करते कि हम उसका वेट करें कि ईसीजी आए उसके बाद हम देखें, तो वो ज़बान के नीचे रखने वाली एक दवाई होती है, वो हम रख देते हैं, एनजीसिड के नाम से वो मशहूर है, और उसके अलावा डिस्प्रिन। ये चीज़ें जो हैं ये मेरे ख्याल में हर इंसान को अपने घर में रखनी चाहिए और या अपनी पॉकेट में रखनी चाहिए, स्पेशली वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर का मसला रहता है, शुगर का मसला है, जो सिगरेट पीते हैं, या जिनके खानदान में दिल का मसला बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, उनको ये चाहिए कि वो ये एनजीसिड और डिस्प्रिन की जो टैबलेट्स हैं वो अपनी पॉकेट में रखें, ताकि जब तक वो डॉक्टर के पास पहुँचते हैं उससे पहले पहले ही वो ज़बान के नीचे ये रखें। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये भी कहा जाता है जी मर्दों में हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा होता है, शायद मर्द दिल पर ज़्यादा बात ले लेते हैं, और ख़वातीन में जी अलामात उस तरह से नहीं नजर आती, तो उनके लिए कितना संगीन खतरा है? मर्दों में दिल का मसला इसलिए ज़्यादा होता है कि ख़वातीन में अल्लाह ताला की तरफ से कुछ हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, जो जब तक के वो मेनोपॉज नहीं होती, यानी उनकी माहवारी बंद नहीं होती, उस वक्त वो हार्मोन्स उनको बचाते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। लेकिन मेनोपॉज के बाद वो भी उतनी ही रिस्क पर होती हैं जितने के आदमी होते हैं। आदमी जो है वो दिल पे बिल्कुल नहीं लेते, औरतें ज्यादा लेती हैं, खवातीन लेती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आदमियों का दिल बहुत ज्यादा टूटता है, ये भी हो सकता है। टूटता क्या, वो तोड़ते ज्यादा है। चार तभी तो वो चार से दिल लगा लेते हैं। चार का तो आप छोड़ देना, शादी कोई नहीं करना चाहता आजकल। ये कई हैं, मल्टीपल जगहों पर उन्होंने दिल लगाया होता है, वो दूसरों का दिल तोड़ रहे होते हैं। तो लेकिन ये कि खवातीन को अल्लाह ताला ने शायद इसी वजह से, हार्मोन्स की वजह से बचाया हुआ है कि अगर आपका कोई दिल इधर उधर से तोड़े भी तो मतलब बर्दाश्त है, हार्मोन्स ही हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसलिए खवातीन के लिए ये एक अल्लाह की बड़ी नेमत है कि मेनोपॉज तक, यानी जब तक उनकी माहवारी बंद नहीं होती, हार्मोन्स उनको प्रोटेक्ट करते हैं, और उसके बाद वो उतनी ही रिस्क पर आ जाती हैं जितना कि मेल्स होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, समटाइम्स ये भी होता है कुछ पैनिक अटैक ऐसे होते हैं जिसमें दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही होती है, और सडनली हम समझते हैं शायद हमें हार्ट अटैक होने वाला है, और फटाफट हम जाते हैं ईसीजी करते हैं, तो कुछ डॉक्टर्स हैं जो दिल की दवाइयाँ वगैरह दे देते हैं, ये कितना खतरनाक होता है? अच्छा देखिए, बात वही है कि पैनिक अटैक से आप मरते नहीं हैं, ठीक है। पैनिक अटैक एक ऐसी कैफियत है, शदीद एंग्जाइटी होती है उसमें, यानी एक बंदे को ऐसा महसूस होता है कि उसका दम निकलने वाला है, बहुत बुरी कैफियत होती है, इसमें कोई शक नहीं है, और बहुत मरीज तकलीफ में भी होता है, लेकिन वो जानलेवा नहीं है, वो 1-2 मिनट के अंदर खुद ब खुद ठीक हो जाती है अगर सांस की एक्सरसाइजेस की जाएं, जो कि साइकाइट्रिस्ट माहिर नफ्सियात अक्सर बताते हैं, और अपने आप को आप मसरूफ कर लें किसी और चीज़ में, तो 2 से 3 मिनट के अंदर बंदा ठीक हो जाता है। लेकिन इस कैफियत में अगर वो अपने डॉक्टर के पास जाता है और ईसीजी करवा लेते हैं, तो ये बहुत एक अच्छी बात है, क्योंकि दिल का मसला और ये आपस में काफ़ी सिमिलर है, मुमासलत रखते हैं, तो इसलिए इस चीज़ को देख लेना कि कहीं ये दिल का मसला तो नहीं है, बहुत अक्लमंदी की बात है। अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर की हमने पहले भी बात की है, इसको भी खामोश कातिल कहा जाता भी है। ये दिल के जो आपके मसल्स होते हैं, इनको किस तरह से मुस्तकिल तौर पर नाकारा बनाता है या फिर उनको वीक करता है? बिल्कुल करता है, क्योंकि दिल को अगर एक ऐसी मतलब खून की शरियान के अगेंस्ट पंप करना पड़े जिसमें कि दबाव बहुत ज़्यादा है, खून का दबाव बहुत ज़्यादा है, तो उसने तो खून उसी प्रेशर के अंदर डालना है ना, तो उसको ज़्यादा ताकत के साथ जो है वो धड़कना पड़ेगा, ताकि वो उस प्रेशर के अगेंस्ट अपना खून उस शरियान में डाले। तो इसलिए उसके जो पट्टे हैं दिल के, वो पहले तो थोड़े से बड़े होते हैं, लेकिन एक खास हद तक वो बड़े हो सकते हैं, उसके बाद वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इतना वर्क
वो बर्दाश्त नहीं कर बर्दाश्त सकते। नहीं तो कर ब्लड सकते। प्रेशर का कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके दिल के पट्टे अच्छा, जो हैं टाइम की affect होते हैं। किल्लत है, लास्टली बता दें दिल को जवान रखने के लिए कौन सी आदत है या दिल के मसल्स को स्ट्रॉन्ग दिल करने के के मसल्स को दिल स्ट्रॉन्ग के मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी आपने वर्कआउट करना है, कम से कम एक्सरसाइज किसी भी किस्म की, चाहे वो वॉक हो, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे वो साइकिलिंग हो, ठीक है। चाहे वो जॉगिंग हो, जिम हो, वो कम से कम हफ्ते में 5 दिन आप जरूर करें, सही। 5 से 4 दिन। और जो लोग नहीं कर सकते, जोड़ों का मसला, लाइट हल्की फुल्की वॉक वो भी वॉक करें। करें। जिनका ऑफिस वर्क है वो भी कोशिश ये करें कि कुछ देर के बाद वो उठ जाएं, थोड़ा सा वॉक करें। दूसरा जो डाइट है अपनी वो हेल्दी रखें, उसमें ये पाए, निहारी, और जो यंग जनरेशन है उसके लिए ये जंक फूड, फ्राइज, फिजी ड्रिंक्स, बर्गर्स वगैरह, ये दिन हफ्ते में कोई 1 आध दिन रख लें, या 15 दिनों में 1 दिन चीट डे का रख लें। कोशिश ये करें कि आप ज्यादा फल, सब्जियां, पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें। चिकन वगैरह अगर आपने लेना है, ग्रिल्ड लें या बॉइल्ड लें, जिसमें कि ऑयल का इस्तेमाल। सही, ये आ गई जी एहतियात। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और वाकई जी हेल्दी लाइफस्टाइल आपको बचा सकता है, एक्सरसाइज आपको बचा सकती है, तो इस पर आपने फोकस रखना है। हर बीमारी के हम देख रहे हैं हल यही है कि अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो सब कुछ बेहतरीन होगा। अभी वक्त ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक। और उज़ैर, ऐसे लग रहा है जैसे कोई शतरंज की बसात बिछी हुई है और हर कोई अपनी अगली चाल सोच रहा है। ट्रंप साहब आसानी से किसी की तारीफ वैसे करते नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की तारीफ़ें खूब कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान का किरदार अहम रहा है और इसलिए मुज़ाकरात का अगला दौर भी पाकिस्तान में होने का इम्कान है, क्योंकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन काम कर रहे हैं और बड़ी तारीफ़ें की जा रही हैं डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। और दूसरी तरफ ईरान ने जंग से नुकसान पर $270 अरब का बिल सामने रख दिया है कि हमें हर्जाना दिया जाए, जबकि अमेरिका कह रहा है कि पहले अफजूदा यूरेनियम हमारे हवाले करें। ये सब इतना उलझ गया है कि आम आदमी परेशान है कि कहीं तेल की कीमतें आसमान को ना छू लें, $150 फी बैरल पे ना जा पहुंचे। तो हालात आखिर जा किस तरफ रहे हैं, थोड़ा सा इस मामले को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे दिफाई उमूर चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने हमें ज्वाइन। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को लाजवाब कहना, उनकी सालिसी पर भरोसा करना और पाकिस्तान के लिए ये सारी चीज़ें बैनुल-अक़वामी सतह पर कितनी बड़ी हमारी सिफारती जीत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया, सुबह बखैर। देखें, यकीनन सिफारती जीत तो अब पूरी दुनिया के सामने आ गई है, और बेहतर यह है कि हम इंटरनेशनल न्यूज़ देख लें तो पाकिस्तान की सिफारती जीत का तो वहीं मेरे ख्याल में चर्चा हो रहा है। तो सवाए भारत के, जिसको बहुत तकलीफ है, इसराइल को बहुत तकलीफ है, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया इस बात की मुतरफ है। और ये हमारी 2025 के बाद से ही मामलात शुरू हो गए थे। दुनिया ने भारत की निगाहों से देखना बंद कर दिया था। पता चल गया कि ये जो भारत है ये एक झूठ है, एक फरेब है, एक ऐसा धोखा है जो दुनिया को काफी अरसे से दिया जा रहा था। और उसके बाद पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ये मौका दिया। पहले भी जो 12 रोजा जंग बंद हुई थी ईरान और इसराइल के दरमियान, उसमें भी पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार था, और अब भी पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार है। लेकिन इस बार ये किरदार पूरी दुनिया की आलमी जंग रुकवाने के अंदर है। एक तीसरी आलमी जंग जो है वो छिड़ने वाली थी, और मिनी थर्ड वर्ल्ड वॉर तो शुरू हो चुकी थी। देखिए ना, 16-17 मुल्क इसमें इन्वॉल्व हो गए थे। तो ये एक मिनी वर्ल्ड वॉर तो शुरू हो गई थी, इकोनॉमिक वॉर भी शुरू हो चुकी है। तो मेरा ख्याल है कि जो हमारे फील्ड मार्शल साहब का किरदार है वो एक ऐसे जर्नैल के तौर पर उभर के आया कि मैदान जंग हो तो वो दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देते हैं, और अगर दुनिया के अमन की बात हो तो वहाँ जंगे रुकवा भी सकते हैं। जहाँ जंगे जीत सकते हैं वहीं रुकवा सकते हैं। तो आई थिंक कि ये वो चीज़ें हैं जो, और फिर ख़ास तौर पे अमेरिका का तो ये भी इशू है ना कि पूरी दुनिया के अंदर देखें 193 कंट्रीज हैं जो इस टाइम पे यूनाइटेड नेशन के अंदर, और 193 कंट्रीज और यूनाइटेड नेशन बिल्कुल खामोश हो गई। तो एक मुल्क था जिसने अमन के लिए ये कोशिश की और अमेरिका को भी एतमाद में लिया, ईरान को भी भरोसे में लिया, अरब दुनिया को भी यकीन दिलाया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज उसके समरात आप देख रहे हैं कि अब वो जंग जिसको बहुत सारे हमारे यहाँ लोग कह रहे थे कि जी नाकाम हो गए डायलॉग, एंड मैं आपके टेलीविजन के ऊपर मल्टीपल टाइम्स बोल चुका
कि हमारे ना डायलॉग नाकाम हुए हैं, जी। ना हमारे जो मज़ाकरात हैं इनका ये दूसरा दौर, मैं इसको नहीं कहूँगा, ये पहले दौर का ही तसलसल है। क्योंकि पहले दौर के अंदर पहले दौर के अंदर आप देखिए ना कि 2 बातें बड़ी अहम थी। 8 नुकात के ऊपर तो कोई बात ही नहीं की अमेरिका ने। इसका तो साफ मतलब यह है कि वो तकरीबन एग्री करते हैं 2 नुकात के ऊपर, जिसके अंदर आबनाए हुर्मुज के हवाले से और इसी तरीके से न्यूक्लियर बम ना बनाने। तो भाई न्यूक्लियर बम तो वो कभी बनाना ही नहीं चाह रहे थे। उन्होंने तो कहा, फतवा भी दिया हुआ है कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाना चाहते। लेकिन क्योंकि अमेरिका ने मादी में तमाम एश्योरेंसेस जो उनको दिलाई थी वो उनके ऊपर कारबंद नहीं रहा। यही वजह थी कि ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो गया था। और मैं ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह वो जो एक सरकारी जबान लिखनी थी, जो सिफारती जबान थी, कानूनी जबान थी। देखिए, आप और मैं एक घर का मुआहदा करते हैं, मैं किराएदार के तौर पर आपके पास आता हूँ, अब आप और मैं एग्री कर जाते हैं, लेकिन हम मुआहदा वकील के पास जाके कानूनी जबान में लिखवाते हैं। और यही वो करने दोनों ममालिक अपने अपने मुल्क में लीडरशिप को ये बताने गए थे, जहां उनकी बड़ी लीडरशिप बैठी है, जिसमें उनकी इंटेलिजेंस है, जिसमें उनकी मिलिट्री है, जिसके अंदर उनके जो है वो डिप्लोमेटिक रिलेशन है और खुद डोनाल्ड ट्रंप है। तो ये लीगल जबान तो लिखवानी थी ना, वो लीगल जबान लिखी जाएगी इंशाल्लाह ताला। फिर आप देखेंगे कि बिल्कुल लीगल जबान लिखी जाएगी। जी। अच्छा अब्दुल्ला साहब, ट्रंप साहब कह रहे हैं कि अगले 2 दिन बहुत अहम है और कुछ भी हो सकता है। क्या ये किसी बड़े मुआहदे की तरफ इशारा है या किसी नए हमले की वार्निंग लग रही है आपको? नहीं, मेरे ख्याल में अब उनके तिलों में वो तेल नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि उनको पहली दफा इंटरनल बहुत इश्यूज हो रहे हैं, जहां हम एक्सटर्नल बात करते रहे हैं। देखिए, अमेरिका ने हमेशा ये जंगें अपने इत्तेहादियों के बल पर और इत्तेहादियों के पैसे के ऊपर लड़ी हैं। इस बार ना पैसा और ना इत्तेहादी। $1.13 मिलियन पर मिनट इस जंग पे खर्च हो रहा है। अब आप ये देख लें कि ये मैं आपको ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहा हूँ। और अगर ये $1.13 मिलियन एक बड़ी रकम होती है, और अमेरिका का आपको पता है डेट रोजाना इंक्रीज कर रहा है, $37.4 ट्रिलियन उनका डेट हो चुका है। ऐसी सूरत में डोनाल्ड ट्रंप एक पाकिस्तान को मसीहा समझते हैं और वो समझते हैं कि पाकिस्तान कोई किरदार अदा करे। अब इसके अंदर जो देखें, जो ईरान ने उनके ऊपर हर्जाना किया है, वो सिर्फ ईरान ने इस पे नहीं बल्कि 5 दीगर अरब ममालिक के अंदर भी जो हर्जाना है वो उन्होंने अदा करने का बोला है, जिसमें कतर भी है, सऊदी अरब भी है, उसमें यूएई है, बहरीन भी है। अब देखें, जहां तक मेरे ख्याल में अरब ममालिक है, वो तो शायद पाकिस्तान इंशाल्लाह मामलात को बेहतर कर लेगा। और जहां अमेरिका का है, तो एक लॉकर बी केस हुआ था और उसमें पैन एम एयरलाइन का एक जहाज लिबिया ने मार गिराया था। उसके बाद बिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका ने उनसे कॉम्पनसेशन के बतौर लिए थे और ये कानून उन्होंने खुद सेट किया था। अभी इसी कानून के तहत उनके ऊपर ये दबाव आ रहा है। अब ये जो अमेरिकन इंटरनल इश्यूज हैं, इनको समझना जरूरी है। पहली बात, अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआखजे की बात तो होना शुरू हो चुकी है, जो कि जाहिर है एक अलार्म से कम नहीं होता किसी भी हुक्मरान के लिए। दूसरी जानिब उनके ऊपर जंगी जराइम का कबूल करना और उसके हवाले से मजीद मुकदमात मुस्तकबिल में कायम करना, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। क्योंकि आप ये देखिए कि यूरोप के कई ममालिक में जंगी जराइम के साबित होने पर जब आईसीसी और आईसीजे ने एक वर्डिक्ट जाहिर किया था इस पे नेतन्याहू पे, तो फिर मासवाए हंगरी के और किसी मुल्क में वो नहीं जा सके क्योंकि गिरफ्तार होने का खतरा था। और स्विट्जरलैंड भी, आपको याद है कि जब डेवोस में कॉन्फ्रेंस हुई थी तो बेंजामिन नेतन्याहू वहां नहीं गया था क्योंकि गिरफ्तार होने का खतरा था। इसलिए अब डोनाल्ड ट्रंप को एक ये खतरा है। फिर दूसरा
दूसरा ये है कि अमेरिका के अंदर उनके अपने अवाम पॉलिटिकली डोनाल्ड ट्रंप से दूर हो गए हैं और उनकी जो मकबूलियत है वो जी। कम तरीन सतह के ऊपर आ बिल्कुल गई कम है। तरीन सतह पर मकबूलियत है और दूसरी तरफ से भी बहुत ज़्यादा दबाव है चीन की। अगर हम बात कर लें तो सर हम देख रहे हैं कि चीन ने जो अमरीकी मुहासरा है आबना हुर्मुज़ का उसको गैर जिम्मेदाराना भी कहा है और ऐसे में हम देख रहे हैं कि ट्रंप का अगले महीने विजिट भी है चाइना का, लेकिन उससे पहले वो 50% टैरिफ की धमकी भी दे रहे हैं। तो हासिल क्या करना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से चीन को भी आंखें दिखा के? देखिए, फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। अभी धमकियों से दूर हो गई है दुनिया। अगर ईरान जैसे मुल्क ने उनकी धमकी को कबूल नहीं किया तो फिर आप देख लें कि ईरान और इसराइल और अमेरिका मिलकर दो न्यूक्लियर पावर्स ने ईरान पर हमला किया और अल्लाह ताला ने इज्जो मंतशा व तज़िल्लो मंतशा दिखा दिया साबित करके। तो मकसद यहाँ यह है कि अब चीन के ऊपर धमकी देखें। चीन की धमकी का तो मैं सिर्फ इतना सही जवाब दूंगा कि अभी परसों रात ही उन्होंने नेवल ब्लॉकेड शुरू कर दिया था और कल चीन की वहाँ जो बहरी जहाज थे वो बकायदा हॉर्न बजाते हुए, शायरन बजाते हुए, वो वहाँ दंदनाते हुए गुजर गए। एंड दिस इज द एंड ऑफ अमेरिकन धमकी। तो मकसद यहाँ यह है कि ईरान अभी चाइना ने जो 4 नुकाती एजेंडा सामने रखा है यूएई के वक्त के सामने, उसमें जो 2 बातें बड़ी अहम हैं। एक पहली बात उसने कही है कि जी जो गल्फ मुमालिक हैं, क्योंकि ज़ाहिर है यूएई की एक काफ़ी मखासमत हो गई है, कुछ उनके भी ग्रीवियंसेस हैं, कुछ ईरान के भी ग्रीवियंसेस हैं, तो उसके लिए कहा है कि गल्फ कंट्रीज अपने मामलात को अफाम तफहीम से जो है वो इसको हल करें। दूसरी चीज उन्होंने, चाइना ने ये भी बोली, जो एडमिरल डोंग ने बोली, जो कि उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा आबनाए हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में है। इस बात से बहुत जबरदस्त मेरे ख्याल में एक वाज़े इंडिकेशन दी है उन्होंने। और तीसरी चीज जो कही सदर शी जिनपिंग ने, जो दूसरा पॉइंट था, वो ये था कि यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक अमल होना चाहिए। यानी कि दुनिया को उन्होंने कहा कि बगैर लॉ के गवर्न हो रही है। इस पर कोई जंगल का कानून बन गया जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून है, और कोई जो जेनेवा कन्वेंशन ऑन वॉरफेयर के कवानीन, जो यूनाइटेड नेशन के चार्टर के कवानीन, सबकी धज्जियां बिखेर के रखती हैं इसराइल और अमेरिका ने। तो ये बात वादे कर दिए। फिर बाकी जो 2 पॉइंट्स हैं उसके अंदर तो यही है कि दुनिया के अंदर अमन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल अब्दुल्ला साहब, ये पॉइंट्स तो रख दिए गए हैं, लेकिन अगर अब हम मुज़ाकरात की बात करें तो ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान का कहना है कि अमेरिका ने जी नेक नियति नहीं दिखाई और सिर्फ मुतालिबात की फहरिस्त थमाई है। तो क्या ईरान की 5 साला यूरेनियम मुअत्तली की जो पेशकश है वाकई इतनी कम थी कि अमेरिका ने इसे मुस्तरद करके 20 साल का मुतालिबा कर दिया? अच्छा, मतलब जो 21वें साल फिर अमेरिका को ईरान का न्यूक्लियर कबूल हो जाएगा। तो देखे ना, बात ये है कि ये 5 साल इन्होंने कहा, 20 साल उन्होंने कहा, कहीं कोई दरमियान में 10 साल के ऊपर बात आ जाएगी और दोनों जो है वो विक्ट्री का साइन बना लेंगे। लेकिन रियलिटी ये है, सबको पता है कि ईरान विक्टोरियस है, मॉरली, politically, diplomatically, strategically, they are victorious. There is no doubt about it. देखें, ये बात बताइए कि जो USS ट्रिपोली के अंदर 5000 मरीन आ चुके थे, 82nd एयरबोर्न डिवीजन हमला करने की तैयारी में था, खार्क को सफाए हस्ती से मिटाने की बातें हो रही थी, जो जजीरा था। अब आप मुझे बताएं कि अभी भी नेवल ब्लॉकेड उन्होंने लगाया, उन्होंने वो फौजी क्यों नहीं भेजे? इसका मतलब ये है कि जो नए आर्मी चीफ आए, उनके जो रैंडी जॉर्ज को हटा के क्रिस लेनेव, वो भी उसके हक में नहीं है। इससे वाज़े नजर आ रहा है कि अमेरिकी फौज बूट्स ऑन ग्राउंड या इसराइल की जंग लड़ने के लिए ईरान में तैयार नहीं है, और यही चीज जो है वो उनको खाए जा रही है, अमेरिका को वीक बना रही है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब को नजर आ गया है कि एक नया ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर एक इन मेकिंग है, और ये ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर
अमेरिका का किरदार बहुत ही महदूद हो जाना है। दुनिया देखें कब तक धौंस धांधली से चलेगी। 2025 3 सितंबर को भी सदर शी जिनपिंग ने कहा था कि दुनिया मल्टीपोलर हो गई है, और अब आप देखें कि किस तरीके से इटली और स्पेन इन्होंने फ्लोटेलास भेजने शुरू कर दिए। इसराइल के साथ ताल्लुकात मुनक़ते हो गए। इटली ने कहा, जॉर्जियो मेलिनो ने कहा, जो उनकी वजीर आजम है, उन्होंने कहा कि ये ऑटोमेटिकली जो इसराइल के साथ दिफाई एग्रीमेंट्स है वो रिवाइव नहीं होंगे। बहुत बड़ा शिफ्ट आ चुका है। फिर हंगरी को देखें कि जिस तरह से विक्टर जो वहाँ उनके वजीर आजम थे, जो 16 साल से वजीर आजम थे, जिनको हद यह है कि सपोर्ट करने के लिए बाकायदा 6 दिन बिल्कुल अब्दुल्ला साहब, एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ चुका है। और अमेरिका की अगर हम पॉलिसी की बात करें तो आगाज तो इसी तरह ही हुआ था ना कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाना है, रिजीम चेंज करनी है, लेकिन सूरत हाल बिल्कुल बरक्स हो गई और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो उल्टा ही पड़ गया। और अब जिस तरह से देख रहे हैं तो अमेरिका कहीं नजर नहीं आता, इसलिए शायद अब जल्द से जल्द धमकियों को कोई माहम सीरियस भी नहीं ले रहा। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला मीर गुल साहब आपके कीमती वक्त का। और अब हम देख पे रहे हैं कि किस तरह से चीन के जो शिप्स हैं वो आबनाए हुर्मुज़ से बड़े बगैर किसी रोक टोक के आसानी से गुजर गए, हॉर्न बजाते हुए बल्कि गुजर गए। और ऐसे वक्त में गुजरे जब डोनाल्ड ट्रंप ये धमकी दे चुके थे कि जनाब हम नाकाबंदी कर रहे हैं आबनाए हुर्मुज़ की, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लिए। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का नेक्स्ट मंथ में विजिट भी है चाइना का, लेकिन वो 50% टैरिफ के लिए धमका भी रहे हैं चीन को। तो देखना है कि ये मामलात जो हैं वो चीन के साथ भी अमेरिका के कहीं बिगड़ते हैं या फिर हालात जो है वो बेहतरी की जानिब जाएंगे। तो अभी कुछ हाल अहवाल जान लेते हैं मौसम का कि मुल्क भर में मौसम कैसा रहने वाला है। तो वहाँ ओवर टू यू जी, आइए चलते हैं और देखते हैं कि मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त दर्जा हरारत क्या है और क्या रहेगा। नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि दिन के दौरान वस्ती और जनूबी इलाकों में मौसम गर्म रहने की तवक्को है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है आइए जानते हैं। और हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे बुलंदो बाला पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। गिलगित का दर्जा हरारत देख लेते हैं। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 16 और कम से कम 6 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। जबकि स्कर्दू में मैक्सिमम टेम्परेचर हम देख रहे हैं 10 और मिनिमम 0 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। सयाहों की जन्नत आज़ाद कश्मीर के मौसम की बात करें तो मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद का रुख करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 28 और कम से कम 14 डिग्री तक रहने का इम्कान है। जबकि श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 23 और कम से कम 7 डिग्री रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान जाहिर किया है। और अब आपके साथ शेयर करेंगे मेज़बानों की धरती यानी कि खैबर पख्तूनख्वा का मौसम। सूबे के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर लिए चलते हैं आपको। पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 32 और कम से कम 18 डिग्री तक रहने की तवक्को है। जबकि सवात में हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 16 और कम से कम 6 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। आइंदा 24 घंटों के दौरान जनूबी अजला में मौसम गर्म रहने का इम्कान है, ताहम बालाई इलाकों में रात में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने की तवक्को है। और अब आपके साथ शेयर करेंगे पंजाब का मौसम, जहां हम देख रहे हैं सूबे के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। बागों के शहर लाहौर का रुख करते हैं। लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 37 और कम से कम 20 डिग्री रहने की तवक्को है। जबकि शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मैक्सिमम टेम्परेचर है 32 और मिनिमम 17 डिग्री तक रहने का इम्कान है। जबकि औलिया के शहर मुल्तान का जिक्र करें तो मुल्तान में हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 37 और कम से कम 21 डिग्री तक रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मरी, गलियात और गिरदोनवाह में मौसम खुश्क रहने की तवक्को है। और अब आपके साथ शेयर करेंगे कुदरती ज़खायर से माला माल सूबे यानी कि बलूचिस्तान का मौसम। यहाँ हम देख रहे हैं सूबे के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। कोयटा की बात करते हैं। कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 27 और कम से कम 10 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक यहाँ पर आइंदा 24 घंटों के दौरान मकरान के साहिली इलाकों में तेज हवाएं चलने का इम्कान जाहिर किया गया है।
और आखिर में हमेशा की तरह बात करेंगे वादी मेहरान यानी कि सूबा सिंध, जहां हम देख रहे हैं सुबह के बेशतर अजला में मौसम खुश्क जबकि दिन के दौरान गर्म रहने की तवक्को है। शहर कायद कराची की बात करते हैं। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 37 और कम से कम 23 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 41 और कम से कम 25 डिग्री तक रहने की तवक्को है। ताहम साहिली इलाकों में तेज़ हवाएं चलने का भी इम्कान है। तो मौसम के बारे में आप जान चुके हैं। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आपको बताते चले कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि सिनेमा हॉल के अंधेरे में या फिर घर में किसी फिल्म या ड्रामे का कोई जज्बाती सीन देखकर आपकी आंखें नम हो गई? बहुत बार हुआ। तो अक्सर हम इसे कमजोरी समझकर छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन माहिरीन नफ्सियात अब एक ऐसी हकीकत सामने लाए हैं जो आपको हैरान कर देगी। फिल्म देखते हुए आंसू आ जाना दरअसल आपके जज्बाती और जिस्मानी निज़ाम का वो हिस्सा है जो आपके दिल को हल्का करने और ज़हनी दबाव को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और ये कमज़ोरी नहीं है बल्कि आपके हसास होने की दलील है, मगर इसके पीछे भी एक साइंस छुपी है। यानी कि मैं बहुत हसास हूँ और दिलचस्प बात यह है कि तहकीक बताती है कि रोने का असर फौरी नहीं होता, तकरीबन 15 मिनट बाद इंसानी मूड बेहतर होना शुरू होता है। और ख़वातीन अमूमन ज़ाती ताल्लुकात या तन्हाई पर ज़्यादा रोती हैं, जबकि मर्दों में जी रोने की सबसे बड़ी वजह फिल्में या तो जज्बाती मीडिया मवाद पाया गया है या फिर प्रोफेसर स्टीफन ने कहा है जी तहकीक उनकी बताती है कि थकन और बेबसी भी तवील रोने का सबब बनती है। तो अगली बार अगर किसी फिल्म पर आंख भर आए तो दिल छोटा मत कीजिएगा, ये आपके अंदरूनी निज़ाम की सफाई का एक कुदरती जरिया होता है। लेकिन मर्दों को वाकई बहुत कम रोना आता है, मर्द इसलिए रो रहे होते हैं कि उनको तो बल्कि दिलचस्प लग रही होती है सारी सूरत, वो इतने जज्बाती नहीं होते। मर्द इसलिए कम रोते हैं क्योंकि वो सोच रहे होते हैं पीजा याम की तलखी को भी हंस के ना से इस चीज पे अमल दरामद कर रहे होते हैं। ब्रेक लेना ही पड़ता है। स्टे विद अस। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और नाज़रीन, आज बहुत ही अहम मौजू हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक अजीब मुआशरे का मसला है कि किसी का कोई कारोबार थोड़ा सा भी अगर सुस्त हो जाता है या किसी के रिश्ते की बात बनते बनते रह जाती है तो सबसे पहले एक ही बात सुनने को मिलती है कि किसी ने जी कुछ करवा दिया होगा। हम अपनी गलतियों या हालात के उतार चढ़ाव को देखने के बजाय या उसका एनालिसिस करने के बजाय फ़ौरन जी जादू टूने या बंदिशों के चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन क्या ये सब कुछ सिर्फ हमारी सोच है या वाकई इसके पीछे कोई हकीकत भी मौजूद है? आज के सेगमेंट में जानेंगे। और इसमें कोई शक नहीं कि दीन इस्लाम में जादू की हकीकत से इनकार नहीं किया गया। नजर बद का जिक्र तो खुद अहादीस में मौजूद है, मगर अलमिया ये कि आजकल जादू के नाम पर खौफ का एक ऐसा कारोबार चलाया जा रहा है जहां लोग अपनी नफ्सियाती बीमारियों को भी जादू टूने से जोड़ देते हैं। और हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कहाँ हमें डॉक्टर के पास जाना है और कहाँ दुआ और इस्तग़फ़ार की ज़रूरत है। इन तमाम बारीक पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए, रहनुमाई के लिए स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है मारूफ मजहबी स्कॉलर कारी शफीकुर रहमान साहब ने। कारी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं सुनो पाकिस्तान में। कारी साहब, सबसे पहले तो हमें ये बता दें कि ये जिन्होंने डर की दुकानें खोली हुई हैं लोगों के लिए, कौन कौन से ऐसे हथकंडे हैं या कौन कौन से इनके तरीक़े वारदात है जो कि बड़े कॉमन हैं और इस तरह से ये लोगों को फंसाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन इस्लाम ही सरापा खैर और राह नजात है। बात की जाए जादू और जादूगरों की, देखें जिस वक्त बंदा दीन से और अखलाकियात से उतर जाता है ना और सिर्फ मफाद और ज़ात के पीछे चल जाता है, मफाद परस्त हो जाता है, तो फिर आदमी जो मर्जी हटकंडा इस्तेमाल कर ले उसके लिए कोई माना नहीं रखता। जादूगर, आप अंदाज़ा करें कि लोग इस वक्त पहले ही 20 मसाइल का शिकार है जी, पहले ही 10 मसाइल का शिकार है, तो उसके अंदर खौफ व आराज फैला दिया जाता है कि भाई तूने बड़ी लेट कर दिया है, बड़ा मसला आगे बढ़ गया है, ये मसला तो बहुत आगे पेचीदा हो चुका है। एक तो ये खौफ व आराज सिर्फ अपने जुमलों से, और फिर इसी तरह साथ साथ कुछ ऐसे पुराने वाक़यात सुनाते हैं या ऐसी मिसालें सुनाते हैं जिन मिसालों से, वाक़यात से बाकायदा लोगों को ये खौफ व आराज में फैलाया जाता है कि भाई इस तरह का बंदा था ना, वो नहीं बचा था, अच्छा भला आया था, तो वो परेशानी जो है ना वो, तो ये जानलेवा जादू है और इसी तरह ईमान लेवा जादू। बरकत जादू है तो ठीक कि जादू बरहक है, लेकिन हमारे सामीन नादरीन को चाहिए कि सबसे पहले अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करें और दूसरी बात यह है कि अल्लाह पे तवक्कुल करें, मौलवियों पे और पीरों पे तवक्कुल ना करें, अल्लाह पे तवक्कुल करना सीखें। और मैं यतवक्कल अल्लाह फहुवा हस्बुह,
जो सिर्फ अल्लाह पे तवक्कल करता है अल्लाह उससे काफ़ी हो जाता है। और हस्बुन अल्लाह व निअमल वकील और हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। मैं समझता हूँ किसी किस्म का भी खौफ और आस हो, उसको जिन्नात का खौफ हो, उसको जादूगरों का खौफ हो, उसको शैतानों का खौफ हो, उसको दुश्मनों का खौफ हो, ऐसे आलम में एक बंदा सुबह और शाम ये दोनों की तस्बीह कर ले, हस्बुन अल्लाह व निअमल वकील और हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। यकीन करे कि अल्लाह उससे काफी होके दिखाएगा। ये बहुत जबरदस्त चीज। और फिर साथ साथ लोग तवीज धागा देते हैं, कब्रों के ऊपर जाके गुस्ल करने का कहते हैं, इसी तरह अपने कपड़े जलाने का कहते हैं, तवीज जलाने का कहते हैं, तवीजों को जूते मारने का कहते हैं, और नऊज़ बिल्लाह वाशरूम में जाके कुरान मजीद पढ़ने का कहते हैं। ये तमाम चीजें हैं। आप, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बाद ऐसे मीडिया सोशल मीडिया में आने वाले आमिलीन भी हैं जो सूरत इखलास का इतना भद्दा और बुरा नाउज़ बिल्लाह अमल बताते हैं। सूरत इखलास पढ़ते हैं, साथ कुछ लफ्ज़ ऐड कर देते हैं, सूरत कौसर पढ़ते हैं, साथ कुछ लफ्ज़ ऐड कर देते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि ऐसे लोग जादूगर होने के बावजूद भी रूहानी आमिल है, जादूगर होने के बावजूद भी शाह है, जादूगर होने के बावजूद भी वो एक आलिम भी है, आमिल भी है। तो असल में इन लोगों का चेहरा नंगा करना चाहिए कि जिन लोगों का खुद कुरान और सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है, जिनका अल्लाह रसूल से कोई ताल्लुक नहीं, शरीयत के पाबंद नहीं है, नमाज उनका चेहरा कम से कम देखे। कम दो चीजें तो वादे है ना हमारे यहाँ, जैसे मिस्टर और मौलवी की तकसीम, मुल्ला की तकसीम है, कम से कम जो ज़ाहिरी चीजें तो ना, नमाज का पाबंद हो, कुरान का पाबंद हो। फिर आप एक और बात भी, जो बंदा वजीफा बताए मीडिया सोशल मीडिया में, मैं भी बैठा हूँ सब, उनसे कहें कि हजरत इसका थोड़ा सा तर्जुमा सुना दो। आप दुआए इस्तिखारा पढ़ रहे हैं और दुआए इस्तिखारा का तर्जुमा सुना दे। और ये अभी सादा सिंपल बात है कि एक आदमी को अरबियत से कोई ताल्लुक हो और अरबियत कुरानी हो, अरबियत हदीसी हो, फिर उसके बाद उसको मान आता हूँ। हमारी दुनिया में आम यह है कि जिसको सिर्फ टेक्स्ट का मान आता है ना, वो कोई स्पेशलाइजेशन में स्पेशलिस्ट नहीं है जी। तो इसका मतलब यह है कि उसको तर्जुमा भी नहीं आता, तो वो तर्जुमानी कैसे करेगा जी। और शरीयत का आलमगीर वो तर्जुमान बन के कैसे बैठेगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप कुरान और सुन्नत से जुड़ जाएं, बराह रास्त अल्लाह रसूल से जुड़ जाएं। हाँ, मस्जिद 3 लोगों से आप जुड़ जाएं। आप यकीन करें ये इन लोगों की जरूरत ही नहीं रहती। एक तो यह है कि आप मस्जिद से जुड़ जाएं। मस्जिद इस वक्त दुनिया कायनात के ज़ाहिरी बातनी फितनों से काहफ है। काहफ उज़ैर मई मतलब क्या है कि आपको फितनों से बचाने का सबसे बड़ा काहफ और सबसे बड़ा जो ना हथियार आपके लिए मस्जिद। दूसरे नंबर पे कुरान और सुन्नत है। तीसरे नंबर पे बहुत बड़ी चीज अहले इल्म की उलमाए रब्बानियीन की मजलिस। और उलमाए रब्बानियीन का 2 लफ्ज में खुलासा बताता हूँ। उलमाए रब्बानियीन का मतलब यह है कि जिनकी मजलिस पहले नंबर पे आपको मकाम तौबा पे लाके खड़ा करे, आपको मकाम एहसास पे खड़ा कर दे कि भाई तू कम से कम ये तो मान के तू गलत है, मन गुनहगार है। दूसरा ये है कि मकाम तौबा से मकाम तकर्रुब पे लाके खड़ा करे। वो अल्लाह की कुर्बत का, अल्लाह की मोहब्बत का, अल्लाह की मुवद्दत का, अल्लाह की मार्फत का, अल्लाह की इज़्ज़त का वो सफर करे और वो रोजाना की बुनियाद पे अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करे। सही। अच्छा कारी साहब, पता कैसे चलेगा किसी शख्स को कि उस पर जादू हुआ है या नजरे बद है? तो इस हवाले से कोई ना कोई अब देखें, मैंने 3 चीजें बताई, इन तीनों से सही फिक्री तौर पे, ईमानी तौर पे और अमली तौर पे जुड़ जाए, ठीक, मसलन नमाज से, कुरान से और जिक्र से, ठीक है, तो आप यकीन करें उसका जिक्र ही उसे बताना शुरू कर देता है। अगर तो वो जिक्र इस तरीके से करे, लेकिन शर्त यह है कि जिक्र के अल्फाज मसनून हो, अल्लाह रसूल से साबित हो, राह जाते चलते फिरते अल्फाज ना हो। सही। तो कुरान मजीद की तिलावत करे। और कुरान मजीद की तिलावत करने से एक चीज जैसे महसूस करते हैं, मसलन मर्ज के आने का महसूस, मुझे दर्द हो रहा है और इसी तरह मुझे तकलीफ पेट में हो रही है या मेरे चेहरे की सिलवटें बदल रही हैं, ये आने की अगर फीलिंग फील होती है, इसी तरह कुरान पढ़ने से महसूस करे कि मेरा वो दर्द जो दो सर में और कमर में, मैदे में था, वो पढ़ने से थोड़ा सा कम हुआ है, थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, अच्छा, खत्म हुआ है, तो पक्की बात है कि आपको नजरे बद या हसद की मर्ज है। इसी तरह अजान देना शुरू कर दें, मरीज अगर बोलना शुरू हो जाए या इसी तरह बहकी बातें करनी शुरू हो जाए या इसी तरह ये कहे कि मुझे इससे तकलीफ हो रही है, कुरान मजीद सुनने से मुझे एंजाइटी फील हो रही है, कुरान मजीद या अजान सुनने से मुझे जो ना वो अजीब किस्म की घबराहट महसूस हो रही,
तो पक्की बात है इसको ऊपर शैतानी असरात है। मेडिकली 3 ही अमराद हैं, मेडिकली अमराद हैं या इसी तरह नफ्सियाती अमराद हैं, और तीसरे नंबर पे रूहानी शैतानी अमराद है। रूहानी शैतानी अमराद को चेक करने का जो तरीका है कुरान मजीद, जिक्र इलाही और अजान, उससे आप फिर बदलते साथ साथ चेक करते रहे। मसला क्या है कि आप साथ वुजू दम वाले पानी से वुजू करें, दम वाले पानी से गुस्ल कर ले, इंशाल्लाह आपका नजर बद और हसद जादू वाला वैसे ही साफ हो जाएगा। और जो जहरी अलामतें हैं, आपके घर में तवीद निकलना शुरू हो जाए, अच्छा, आपके घर में अंडे निकलना शुरू हो जाए, आपके घर में गोश्त निकलना शुरू हो जाए तवीद वाला, आपके घर में कोई इस तरह की चीजें जिसमें अंडा और साथ उसके अंदर सुई लगी हुई है और सिरी बकरे की निकल, ये बरकैफ ये जितनी भी चीजें हैं जहरी अलामतें हैं। जहरी अलामतों पे आप कम से कम जहरी तौर पे प्यारे सोने रब के सामने झुक जाए, आपकी सारी जहरी अलामतें जहरी झुकने से ही खत्म हो जाएंगी और लंबा सजदा करना शुरू कर दें। और फिर एक बात और है कि उज़ैर भाई, हम लोग क्या करते हैं कि अल्लाह के ऊपर तवक्कुल नहीं है, अल्लाह के ऊपर तौहीद, अल्लाह की तौहीद पुख्ता नहीं है, यानी तौहीद हमारी पुख्ता नहीं है। इसी तरह तौहीद के साथ हमारी कुरान और सुन्नत की तासीर नहीं आती। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ना मुझे कुरान असर कर रहा है, ना हदीस दुआएं पढ़ रहे हैं, दुआएं असर नहीं कर रही। ये भी होता है कि आप रास्ते में जा रहे हैं और ये बड़ा देखा जाता है कि अंडे हैं दाल में मिक्स करके फेंके हुए हैं, कोई गुजर गया उस पर तो वो भी बेचारा इस खौफ में मुब्तला है कि पता नहीं मुझ पे क्या असरात हो जाएंगे और मैं गुजरा हूँ तो मुझे कुछ पढ़ के गुजरना चाहिए था। ये क्या चीज़ है और कितना इसका अमल दखल होता है ये असरात का आपकी पहली बात है, इस तरह होता नहीं है, खौफ नहीं करना चाहिए, खौफ और आस। अगर हो भी तो आप घर से निकलने की एक दुआ पढ़ लें, ठीक है, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और इसी तरह मस्जिद में भी साथ निकलने की दुआ, अल्लाह मासिमनी मिनश शैतानिर रजीम, ऐ अल्लाह मुझे शैतान से तू बचा के रख। और इसी तरह एक तीसरी दुआ, अल्लाह मकफीनी हुम बिमा शित। आप अंदाजा करें, मैं कहता हूं कि आपका दुश्मन शद्दाद क्यों ना हो, आपका दुश्मन फिरौन क्यों ना हो, आपका दुश्मन अबू जहल क्यों ना हो, आपका दुश्मन बराए रास्त शैतान क्यों ना हो, मुस्लिम की हदीस और सूरत बुरूज की सही तफसीर है। जी। दुआ क्या है, अल्लाहुम्मा मकफीनी हुम बिमा शित। प्यारे सोने रब रहमान, मुझे नहीं पता कि मेरी ताकत क्या है और मुझे नहीं पता कि इनकी ताकत क्या है, मुझे ये पता है कि तू ताकत सबसे बड़ा ताकतवर है, तू सबसे बड़ा जब्बार का हाल है। ये दुआ जिस वक्त पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला रहमत फरमाएगा। जबरदस्त दुआ है, मसनून दुआएं। बहुत शुक्रिया कारी साहब आपके वक्त का। और वाकई जी, अगर आप इन सारे शैतानी कुव्वतों से दूर रहना चाहते हैं तो कुरान और सुन्नत की रोशनी पर अमल करें और मसनून दुआएं पढ़ें। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। और उज़ैर, अक्सर हम देखते हैं और ये बात बहुत ही सच है कि हम टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा इस्तेमाल करें और जितनी टेक्नोलॉजी हमारे लिए आसानियाँ लेकर आ रही है उतनी ही तकलीफ़ें भी बढ़ती चली जा रही हैं। सारा दिन हम लैपटॉप पर उंगलियाँ चलाते हैं, मोबाइल पर स्क्रॉल करते हैं या फिर ड्राइविंग, या तो हमारी कलाई जो है, आज कलाई की बहुत मेहनत हुई है तो बड़ी जो कहते हैं ना कि स्टिफ हो जाना या अक्सर मुड़ जाती है और आरामदेह लाइफ भी ना थोड़ी सी थकन वाली और तकलीफ़ वाली बन जाती है और यही सोचते हैं कि अभी ठीक हो जाएगी, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि मुस्तकिल दर्द बन जाती है और पूरे बाजू को जकड़ लेती है और पता चलता है कि जी हम तो किसी सख्त जो दर्द है उसमें मुब्तला हो गए हैं और शायद कोई अंदरूनी मोच आ गई है, मगर ये किसी असाबी मसले या जोड़ों की सोजिश का आगाज़ भी हो सकता है। बिल्कुल वहाँ आप सही कह रही हैं। और हम पाकिस्तानियों की आदत है कि जब तक कलाई से चीज़ें छूटना शुरू ना हो जाएं हम उसे संजीदा ही नहीं लेते। कभी कंधे का दर्द कलाई तक आता है और कभी कलाई की सूजन उंगलियों को सुन कर देती है और लोग कंफ्यूज ही रहते हैं कि अब कोई दवाई खाएं, पट्टी बांधें, टिकोर करें। इन तमाम उलझनों को दूर करने के लिए आज हमने मदऊ किया है डॉक्टर नायाब अब्दुल गफूर, एक बेहतरीन फिजियोथेरेपिस्ट हैं। उनसे जानेंगे कि कलाई के इस खामोश सिग्नल को बर वक्त कैसे पहचाना जाए और कैसे इसका हल जो है इसको ठीक किया जा सकता है। नायाब, आपको वेलकम कहते हैं सुनो पाकिस्तान में। आजकल हम देख रहे हैं कि कलाई की जो तकलीफ़ है इसकी शिकायत बड़ी कॉमन हो चुकी हुई है। ये हमारा जो लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, मोबाइल या कंप्यूटर का ज़्यादा इस्तेमाल है, या ये भी एक वजह होती है कि हम एक हाथ से गाड़ी चला रहे होते हैं, तो या फिर इसकी कोई और मेडिकल वजह है? अच्छा, बेसिकली अगर देखा जाए ना, आपकी बॉडी में कोई भी मूवमेंट है, अगर आप उसको ओवर यूज़ कर रहे हैं ना, रेपिटेटिव मूवमेंट हो रही है, तो वो आपके जॉइंट में इशू आएगा। वो नी का भी हो सकता है, वो बैक का भी हो सकता है। बहुत सारे लोग कंप्यूटर पे बैठते हैं
उनका बैक का इशू भी आ जाता है, क्योंकि वो कॉन्टीन्यूसली उसी पॉस्चर में बैठते हैं। सेम लाइक अगर रिस्ट की बात की जाए तो रिस्ट जो है बेसिकली बहुत कॉम्प्लिकेटेड जॉइंट है। यहाँ पे छोटी छोटी बोन्स होती हैं, कार्पल बोन्स होती हैं, जिसमें बहुत सारी नर्व्स भी पास कर रही होती हैं, टेंडन्स भी होते हैं, मसल्स भी होते हैं। इस वजह से अगर किसी नर्व में कोई मसला आ जाए, किसी टेंडन में टेंडनाइटिस हो जाए, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग हो जाए, उसकी सूरत में भी दर्द आ सकती है। या फिर अगर कोई स्टिफनेस, स्ट्रेन हो जाए बहुत ज़्यादा, अगर समटाइम्स आपने देखा होगा कि आप मोबाइल यूज़ करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, एक हाथ से कर रहे होते हैं और एक ही हाथ से यूज़ कर रहे होते हैं। अब कॉन्टीन्यूसली एक हाथ का यूज़ हो रहा है, दूसरे हाथ का तो नहीं हो रहा, वो आप ज्वाइंट को बार बार यूज़ करें, उसकी वजह से पेन आ सकता है। सेकेंडली बहुत सारी ख़वातीन हैं वो कपड़े धोती हैं, सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं, उनमें ये कॉमनली बहुत ज़्यादा इश्यूज आ जाते हैं। तो ये जो प्लेयर्स होते हैं जो टेनिस बॉल इस तरह के खेलते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा ये कॉमन नज़र आता है। सही। तो रेपिटेटिव मूवमेंट जहाँ पे होगी वो आपके ओवर यूज़ में आएगा, वो जॉइंट में हमेशा जो है प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अच्छा, इसीलिए इस कलाई के दर्द को अक्सर लोग कार्पल टनल सिंड्रोम से भी जोड़ते हैं, यही रीज़न होता है? अच्छा, कार्पल टनल सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें नर्व जुनसी है, मीडियन नर्व जुनसी है, उसमें कंप्रेशन आता है। ठीक है, हमारी 3 नर्व्स होती हैं, मीडियन, अल्नर और रेडियल। ठीक है, उसमें अगर मीडियन में आ रहा है तो उसमें होता है, हम उसमें डिफरेंट एक्सरसाइज प्रोटोकॉल्स कहते हैं, उसको फॉलो करें। उससे आपका क्या होता है कि जो नर्व कंप्रेशन बन रहा होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दबाव होता है, वो ख़त्म हो जाता है, और जो नोट्स बन रहे होते हैं वो भी रिलैक्स हो जाते हैं। उसमें सिंपल एक्सरसाइजेज अगर मैं बताऊँ अपने देखने वालों को, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि समटाइम्स ये कार्पल टनल सिंड्रोम मतलब हमारे पास मीडियन नर्व के प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं। तो आपने अपना हाथ सीधा रखना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि अपने दूसरे हाथ से इसको अपनी तरफ करना है, मतलब एग्जैक्टली आपको लगेगा स्ट्रेचिंग, ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हैं, आपको इस तरह से करना है। आपके जो मीडियन नर्व का कंप्रेशन है वो रिलीज हो जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। फिर उसके बाद हमारे पास बहुत ही अमेजिंग एक्सरसाइज है जो कि आई थिंक बच्चे भी अगर वो सुनेंगे ना तो वो बड़े इजीली कर लेंगे। हम स्टोन पेपर सीजर, आपने गेम तो सुनी होगी ना, सेम लाइक हमने उसको थोड़ा सा अपने पेशेंट्स को रिलैक्स करने के लिए वो इंट्रोड्यूस करवाई हुई है, स्टोन पेपर सीजर और ओके साइन। ठीक है, ये क्या होता है कि आपकी ये जो नर्व कंप्रेशन होती है, आपके अल्नर नर्व में आ रहा है, मीडियन में आ रहा है, उस पर होता है जो आपका स्टोन होता है। हम टेस्ट करते हैं बेसिकली, अगर हमने टेस्ट करना है ना कि अगर आपके मीडियन नर्व में ये मसला है या फिर आपकी रेडियल में है या अल्नर में है, तो आप खुद से भी इसको कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, अपना हाथ सीधा रखना है, आपने स्टोन बनाना है। ठीक है, इट्स मीन अगर आपका पेन आ रहा है, दैट्स मीन कि आपको मीडियन नर्व जो सा है कंप्रेशन है। ठीक है, अगर आप पेपर बनाते हैं तो अगर आपका ये एक्सटेंड करते हुए इशू आ रहा है, हमारे लिए बहुत इजी है, लेकिन जो पेशेंट होगा उससे एक्सटेंड नहीं होगा। ठीक है, अगर वो एक्सटेंड नहीं कर पा रहा प्रॉपर सीधा, तो इट्स मीन कि उसका जो सा है ये प्रॉब्लम रेडियल का है। ठीक है, अगर उसे कहेंगे सीजर, तो ये अल्नर नर्व का अगर उसका कंप्रेशन आ रहा है तो उससे ये सीजर नहीं बनेगी। ठीक है, और अगर ओके साइन है मीडियन नर्व का, अगर कार्पल टनल सिंड्रोम है, तो ओके साइन भी नहीं बनेगा उस पेशेंट से। तो इस तरह से आप टेस्ट कर सकते हो घर बैठे ही कि आपको किस तरह का कंप्रेशन। जबरदस्त, बड़े इजी आपने ट्रिक्स बता दी हैं कि किस तरह आप खुद भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये भी बताएं, ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि दर्द आपका कंधे से शुरू हुआ है या आपकी नेक से शुरू हुआ है, लेकिन इसका असर जो है वो आपकी कलाई में महसूस होता है, या इन दोनों के दरमियान क्या कोई लिंक है? एग्जैक्टली है, क्योंकि नर्व्स जो सी हैं इंटरकनेक्ट है आपके ब्रेन के साथ, ब्रेन से होते हुए आपके शोल्डर, एल्बो, रिस्ट और हैंड तक आ रही हैं। ठीक है, जब भी आपको पेन होगी, इसको रेडिएटिंग पेन भी आप कह सकते हो, जो मोहरों से आपकी जो है पेन स्टार्ट होती है, आप C5 से T1 से और ट्रैवल करते करते आपके जो है शोल्डर, एल्बो और बहुत सारी स्टिफनेस आपकी रिस्ट में आ जाती है। आपको जो है आप ग्रिप नहीं कर सकते, कोई चीज़ होल्ड नहीं कर सकते हो, आप कुछ पकड़ नहीं सकते हो। ये तमाम अलामात होती हैं कि आप कहीं ना कहीं नर्व जो है कंप्रेस होती जा रही है। वो हो सकता है कि आपका जो सा है बहुत सारी एक्टिविटीज़, आपका वाटर इनटेक नहीं अच्छा। दूसरा ये कि आपकी लाइफस्टाइल बहुत देखी जाती है कि बहुत सारे लोग ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। ठीक है, उसकी वजह से भी, क्योंकि आपकी जो नर्व्स हैं ना वो सिग्नल्स लेके जाती हैं। अब गर्म ठंडा है, हम हाथ लगाते हैं तो जो सेंसेशंस हैं, बर्निंग सेंसेशंस होती हैं। फिर काफ़ी पेशेंट्स ऐसे हैं नमनेस की कंप्लेन लेकर सुन्न हो जाते हैं हाथ, हमारी सुइयाँ चुभना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये सारी जो है नर्व कंप्रेशन की जो है साइन सिम्टम्स में आते हैं। अगर आपको ये भी फील हो रहा है कि आपका हाथ
सुन्न हो जाता है बैठे सुन्न हो बैठे, जाता है। आप सोकर उठते हो आपका सुन्न हो गया है, जी। तो इट्स मीन कि आपकी कोई नर्व है वो कंप्रेस हो गई है। ओके, और जो मैंने टेस्ट बताए हैं उससे आप अपनी नर्व कंप्रेशन का जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम गलत तरीके से सो रहे हों, कोई पोस्चर ऐसा है, कलाई मुड़ गई है, तो भी जोड़ों में प्रॉब्लम आ सकती है। कलाई के नीचे हम यूं भी कलाई पे सर रख के भी सोते हैं ना। हमारा पोस्चर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग फिजियो में देखते ही पोस्चर को हैं, क्योंकि अगर आपका पोस्चर नहीं ठीक है, सेम लाइक अगर हम बैठ रहे हैं तो हमारा जो है 90 एंगल बनना चाहिए, ठीक है। अगर हम ड्राइविंग कर रहे हैं तो हमारा 110 और इस तरह से थोड़ा सा टिल्ट होकर ड्राइविंग हमने करनी है। अगर हम अपना ओवर यूज़ हैंड का कर रहे हैं तो हमने जो है कॉन्टीन्यूसली अपनी बिल्कुल ऐसे नीचे मुड़ के नहीं देखना आपने प्रॉपर्ली, क्योंकि आपका सर्वाइकल का भी इशू आ सकता है। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं वो ओवर यूज़ कर रहे होते हैं मोबाइल का, वो झुक के करते हैं, जिसकी वजह से उनके शोल्डर में सर्वाइकल में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो जाती है, उनका जो है बहुत ज़्यादा यहाँ से हम बन जाता है। अगर देखा हो बहुत सारे राउंडेड आपको नेक नज़र आएंगे काफ़ी ख़वातीन की जो बैठ के काम करते हैं, तो ये मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से रिस्ट की अगर हम बात करें तो आपने रिस्ट को भी बहुत ज़्यादा अपने आई लेवल पे हमेशा रखें। अगर आप मोबाइल यूज़ करें तो अपने आई लेवल को बरकरार रखें कि ज़्यादा नीचे ना हो, ज़्यादा ऊपर ना हो, आई लेवल मेंटेन हो, ठीक है। फिर कभी भी आपको कोई मसला नहीं होगा। आपने ये पोस्चर जो है बहुत ज़्यादा मेंटेन करना होता है। अच्छा नायाब, मोस्टली यंगस्टर्स जो हैं वो एक हाथ से ड्राइव कर रहे होते हैं, हमने देखा है एक हाथ बड़ा उन्होंने रिलैक्स रखा होगा, कूल भी लगते हैं, कूल भी लग रहे होते हैं, ये भी ठीक है बाम। तो क्या ये ठीक है, कर लेना चाहिए, या आपको हाथ जो है वो तब्दील करते रहना चाहिए स्टीयरिंग के ऊपर, क्योंकि एक ही हाथ से अगर आप कर रहे हैं तो एक ही हाथ की रेपिटेटिव मूवमेंट जो है वो चल रही है, जिस तरह से आप भी बता रही हैं। यकीनन आपने सही बताया, जैसे कि रेपिटेटिव मूवमेंट्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो जितनी होंगी, आप एक हाथ को मुसलसल यूज़ कर रहे हैं, आपको नहीं पता उसमें जितनी नर्व पास आउट कर रही हैं वो एक टाइम के लिए तो आपको फील होगा बहुत, जब आप घर जाएंगे ना और उसके बाद कोई चीज़ पकड़ेंगे, होल्ड करेंगे या सोएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पेन भी हो सकती है, बर्निंग सेंसेशन भी आ सकती है, और बहुत ज़्यादा ऐसे लगेगा जैसे हाथ ही सो गया है, काम नहीं कर रहा। तो बहुत सारे लोगों में स्टिफनेस और स्वेलिंग का कॉज भी बनती है अगर आप जो है कॉन्टीन्यूसली एक ही हाथ से ड्राइविंग करें, और फिर इन्फ्लेमेशन हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। और बहुत सारे लोग ना टेंडनाइटिस के पेशेंट आते हैं, वो किस तरह से कि हमारे पास पेशेंट आते हैं कि जी हम ड्राइविंग तो कर रहे थे तो हमें नहीं पता लगा, पता नहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होना स्टार्ट हो गई ना, तो हम उससे कहते हैं हम ये बहुत नॉर्मल, आप लोग भी कर सकते हैं, टेस्ट है। आपने सीधा हाथ रखना है अपना, उसके बाद अपने जो आपने थंब है वो अंदर की तरफ करना है और उसको डाउनवर्ड ऐसे करना है। यहाँ पे आपको स्ट्रेच फील हुआ? यस बिल्कुल। अगर आपका पेन बहुत ज़्यादा है, दैट्स मीन कि आपको जो है टेंडनाइटिस है, आपकी टेंडन्स में जो है इन्फ्लेमेशन हो रही है, कुछ को बहुत ज़्यादा होती है, आपकी फिर भी किसी हद तक नीचे जा रहा है, जो पेशेंट होगा उसका नीचे नहीं होगा डाउनवर्ड, हाँ उसको बहुत ज़्यादा पेन होगी। सो ये हमारे पास टेस्ट होते हैं जिनको करवा के हम लोग प्रॉपरली असेसमेंट करते हैं, डायग्नोसिस बनाते हैं, ट्रीटमेंट प्लान्स बनाते हैं और सारा कुछ रिलेट। हमारी टीम में भी किसी को दर्द निकल आई और मुझे भी निकल आई है, तो हम अब इलाज की तरफ जाएंगे। टाइम की जो किल्लत है, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।